चलो। और आई होप मेरी स्क्रीन भी विजिबल होगी यार। यस सर। डन। तो लास्ट सेशन में जैसे अक्षत हम ओएसआई रेफरेंस मॉडल के बारे में पढ़ रहे थे। तो मुझे बताओ अक्षत, क्यों काम आता है ओएसआई रेफरेंस मॉडल? व्हाई इट इज रिक्वायर्ड इन नेटवर्किंग? व्हाई? बताओ बताओ। सर, वर्क इजी करवाता है अपने हर एक सेगमेंट के थ्रू। वो इजी इजी तो नहीं करवाता, मतलब कि मतलब ऐसे बोलते हैं कि ओएसआई एक नेटवर्किंग मॉडल है। हम क्या बोलते हैं जब भी हम पढ़ाते हैं ओएसआई एक नेटवर्किंग मॉडल है। नेटवर्किंग मॉडल है। थोड़ा सा चलो अच्छे से लिख देते हैं ताकि दिमाग में भी विजुअलाइज हो। ओएसआई एक नेटवर्किंग मॉडल है। अब समझने, अब आप बताइए नेटवर्किंग मॉडल क्या होता है भाई। नेटवर्किंग मॉडल होते हैं किस तरीके से आपके डिवाइस कम्युनिकेट करेंगे। नेटवर्किंग मॉडल्स बताते हैं हाउ डिवाइसेस कम्युनिकेट टू ईच अदर। कैसे डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। बहुत सारे नेटवर्किंग मॉडल थे जो पहले हमारे आईबीएम का अलग, एचसीएल का अलग। तो ऐसे में ऐसा काम नहीं चला, तो हमारा जो आईएसओ था वो एक नेटवर्किंग मॉडल उसने स्टैंडर्डाइज करा, ओएसआई रेफरेंस मॉडल। सब लोग अपने डिवाइसेस कैसे भी बनाओ, कोई फंक्शनैलिटी कुछ भी दो, बट नेटवर्क में जो जुड़ने की बारी आएगी तो जो फंडामेंटल्स रहेंगे, क ख ग ज ज झ ए बी सी डी जो रहेगा वो एक कॉमन रहेगा। ओएसआई रेफरेंस मॉडल, ठीक है। ये क्या है, एक नेटवर्किंग मॉडल। कैसे डिवाइस, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि आप और मैं अभी हिंदी में बात कर रहे हैं तो एक हमारा क्या है, नेटवर्किंग मॉडल। अगर हम अंग्रेजी में बात कर रहे होते हैं वो क्या है, एक अंग्रेजी का नेटवर्किंग मॉडल। समझ में आ रहा है अक्षत क्या बोलना चाह रहे हैं? जब नेटवर्क में डिवाइसेस जुड़ जाएंगे और जब वो कम्युनिकेट करेंगे, तो जब सेंडर डेटा भेजे तो रिसीवर उसे समझ पाए। वो तभी हो पाएगा जब दोनों सेंडर और रिसीवर एक कॉमन मॉडल पे काम कर रहे हो। ठीक है। कितनी लेयर का मॉडल था अक्षत ये? 7 layers। 7 लेयर। फटाफट से नाम बता दो। सबसे ऊपर कौन सी लेयर होती है? सबसे ऊपर सर एप्लीकेशन। ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया, भूल गए थे। फिर लेयर 6 आती है। यस सर। फिर वो कौन सी होती है? प्रेजेंटेशन। चलो, प्रेजेंटेशन। फिर? सेशन। ठीक है। पक्की बात ना? ये और तो लेयर नहीं यस होती। सर। चलो, लेयर 4। ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट लेयर। नाम तो चलो याद हो गया अपने को अच्छे से, लेयर 3। नेटवर्क। ठीक है। लेयर 2। डाटा बताओ। लिंक। डाटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर जैसा ही बोलना चाहो। लास्ट फिजिकल। और लास्ट जो हमारी इस मॉडल की होती है, फिजिकल लेयर। कौन सी होती है? फिजिकल। फिजिकली। तो यार अक्षत, आपको अभी तक की जर्नी में जो मैं फंडामेंटल पढ़ा रहा हूँ ना, वो इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको एक चीज क्लियर रहनी चाहिए। क्या नेटवर्क सर बनाया क्यों गया था? जो आप ये स्विचेस राउटर के बारे में आगे भी पढ़ रहे हो, आगे कम कॉन्फ़िगर करना सीखोगे। नेटवर्क का मेन रीजन क्या था अक्षत, कोई पूछेगा? ताकि डिवाइसेस आपस में क्या हो, डाटा शेयर कर सके। कनेक्टिविटी हो। नेटवर्क का पहला काम क्या था? कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी। अगर आप मेरे सेशन में नहीं आते आज, यस। तो कोई फायदा होता है सेशन में मेरे होने का? नो नेटवर्क में सर। पहले सबसे पहले कनेक्टिविटी करवानी पड़ती है। जब आप, मैं भी इस सेशन में जुड़ा, आप भी जुड़े, एक कनेक्टिविटी हुई हमारे नेटवर्क में, फिर हम आपस में डेटा शेयर कर पाएंगे। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है। कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवानी है ताकि डिवाइस आपस में डेटा शेयर। तो अक्षर चलो आज ना एक काम करते हैं, थोड़ा से ओएसआई मॉडल को पढ़ेंगे, इसी को आज करेंगे, बट स्टार्ट करने से पहले ताकि थोड़ा बोर ना हो, पहले जानते हैं, अगर मुझे एक एंड अपना कंपनी का नेटवर्क बनाना, मानते हैं आईटी स्किल पाथ को अपना एक अपना खुद का नेटवर्क बनाना है। उसके पास 5 डिवाइसेस थे, ठीक है। यस एक सर। प्रिंटर था, एक प्रिंटर भी था। तो कौन सा डिवाइस परचेज करना पड़ेगा नेटवर्क में बनाने के लिए? सर स्विच। ठीक है। मार्केट में 24 पोर्ट का भी आता है, 16 पोर्ट का भी आता है और 48 पोर्ट का भी आता है। आप बताओ यस सर। कौन सा स्विच खरीदोगे? सर कितने कितने अब पोर्ट्स पे आते हैं सर?
क्वेश्चन ये था कि भाई अब मार्केट में 6 पोर्ट का स्विच भी आता है, 12 पोर्ट का यस स्विच भी आता है, 24 पोर्ट का स्विच भी आता है। आप कौन से पोर्ट का स्विच खरीदोगे? सर, तो 6। 6, ठीक है, ऐसे देखो, क्यों 3 3 6, ठीक है। अब हाँ अगर जी, आप हाँ 6 पोर्ट जी। का खरीदते तो यहाँ पर कनेक्टिविटी तो बन जाती। बट प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आपको नेटवर्क को एक्सपैंड करना होता, किसी एक और डिवाइस को ऐड करना होता, तो आप कर पाते? नो सर। और आपके सारे के सारे पोर्ट आपके क्या हो गए, ऑक्यूपाइड हो गए, आपके सारे के सारे पोर्ट ऑलरेडी ओके भाई। ऑक्यूपाइड हो गए। अगर मुझे एक और स्विच यहाँ पर ऐड करना पड़ता, तो मुझे स्विच 1 जो मैंने पहले से लगा रखा है, उसमें एक नेट पोर्ट तो खाली छोड़ना पड़ता अक्षर। यस तभी तो सर। हम वो स्विच 2 के साथ रास्ता बना पाते हैं। नेटवर्क कुछ नहीं है, रास्ता बनाना, कनेक्टिविटी कराना, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कि 48 पोर्ट का खरीदोगे, वो होती है ना रिक्वायरमेंट देख के जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो खरीदोगे। आपने देखा भाई 6 बंदे हैं, 6 पोर्ट का खरीद लूंगा तो कनेक्टिविटी तो हो जाएगी, बट मैं फ्यूचर में और बंदों को ऐड नहीं कर पाऊंगा। तो नेटवर्क जब आप बना रहे हो ना, तो नेटवर्क होना चाहिए स्केलेबल। स्केलेबल यानी आप अपने हिसाब से उसे ग्रो भी कर पाओ, यानी और डिवाइसेस ऐड भी कर पाओ, और अगर आपको इसे ऐड कर लिया, अगर रिमूव करना हो तो आप रिमूव भी कर पाओ। मेरे पास अब यहाँ पर जो यूजर थे, वैसे मैंने बोला मैं 12 पोर्ट का स्विच लेके आया और कनेक्टिविटी करवा दी, अगर ऐसे कुछ स्टैंडर्ड होगा तो ठीक है। चलो, ये तो बस बात ही थी थोड़ी। अब हमने बोला था उसके बाद कनेक्टिविटी करने के बाद, कनेक्टिविटी तो कर दी, आपको और क्या करना पड़ता है, अपने डिवाइसेस में आईपी एड्रेस असाइन करना पड़ता है ना असाइन अक्षर। करना। तो क्या आपको आईपी ओके। असाइन करना आता है अपने कंप्यूटर में, हाँ या ना? नो सर। ठीक है, तो अभी हम वो भी सीखेंगे, स्टार्ट वहीं से करते हैं ताकि फंडामेंटल के साथ आप रिलेट भी कर पाओ, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पर मैं मानता हूँ सबसे पहले आपने कनेक्टिविटी कर दी, तो जो आपका यहाँ पर नेटवर्क एडमिन होगा ना, वो बताएगा यहाँ पर एक नेटवर्क चल रहा है। तो यहाँ पर इस पूरे आपके नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए एक आईपी होगी। मैंने बोल दिया आपके सामने 192.168.10.0/24, ये क्या है, एक नेटवर्क आईडी। दोस्तों आगे चल के जब मैं आपको आईपी एड्रेसिंग पढ़ाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि इस आईपी को देख के आप समझ पाओगे कि आपको कितनी आईपीज मिलने वाली है अपने नेटवर्क के अंदर। ये जो आईपी आपके सामने लिखी हुई है, ये पूरे नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने वाली आईपी है। इस आईपी से आप पूरे नेटवर्क को आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट इस नेटवर्क के अंदर बहुत सारे यूजर्स हैं जिनकी अपनी अपनी यूनिक आईपी होनी चाहिए। तो यहाँ पर सब आईपी हमारी शुरू हो रही है .0 से, और 192.168.10 ये तो कॉमन रहेगा। आखिरी का जो ये वैल्यू है डॉट के बाद 1 2 3 ऐसे 100 इंक्रीज करके 255 तक इस नेटवर्क के अंदर आईपीज मिलेंगी। तो ये वाली आईपी तो आपके पूरे नेटवर्क को आइडेंटिफाई करवा रही है, तो ये तो असाइन कर नहीं कर सकते। बट .1 या .2 या .3 टिल जो आपकी आखिरी आईपी आता है, यहाँ तक आप आईपी असाइन कर सकते हो अपने यूजर को। तो जो हमारा पीसी ए है, बी है, सी है, डी है, नेटवर्क की पहचान जो होगी, उसी नेटवर्क की आईपी आपको असाइन करनी है अक्षर। इज इट क्लियर? तो चलो, यस। तो यहाँ पर जैसे कि हम पीसीए को आईपी साइन, आप रैंडमली भी कर सकते हो, बट हम एक मैनेजमेंट वाले तरीके से करेंगे। मैं मानता हूँ मैंने पीसीए को कर देंगे .1, पीसीबी को 192.168.10.2, .3, .4, क्योंकि आखिरी वाला ऑक्टेट चेंज हो रहा है, जो आखिरी वाला वैल्यू है ना, इसे ऑक्टेट बोलते हैं। इसको भी ओके। ऑक्टेट बोलेंगे, ऑक्टेट इनकी जो पोजीशन है ना, इनको ऑक्टेट बोलते हैं। इस ऑक्टेट के अंदर ये 10 रिप्रेजेंट कर रहा है, 168 रिप्रेजेंट कर रहा है। आईपी एड्रेसिंग के टाइम में क्लियर करेंगे, इतना भी टेंशन मत लेना। बस आपको आंखों के सामने रूबरू करा दो, ताकि वहां पर आपको घबराहट फील ना हो कि ये क्या हो रहा है, कैसे करना है। इजी है, बहुत इजी, ठीक है। चल, तो पहले तो मैं आपको देखूँ, अगर आपको अपने कंप्यूटर में आईपी देनी है, पहले रियल डिवाइस से देखेंगे। मैं भी अपने लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ। आईपी कैसे असाइन करेंगे, आप अपने कंप्यूटर में विंडोज वाला बटन दबाएंगे, यहाँ पर कंट्रोल पैनल सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे? कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल सर्च किया, क्योंकि सेटिंग करनी पड़ेगी ना। मैं नेटवर्क में जुड़ तो गया, बट मुझे अपने कंप्यूटर को आईपी देनी पड़ेगी, मानता हूँ। मानते हैं, अभी मैंने अपने कंप्यूटर को वायर कनेक्टिविटी करवाई है। अब मुझे उस नेटवर्क के अंदर मुझे आईपी भी असाइन करनी पड़ेगी अपने कंप्यूटर को। तो यहाँ पर आप देखो एक ऑप्शन मिलता है, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। इसमें डबल क्लिक करना। फिर यहाँ पर जाके आप एक आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा, चेंज एडाप्टर सेटिंग्स, ठीक है, सेटिंग्स, ठीक है। तो सेटिंग्स में क्लिक किया, तो आपको आप जब आप ऐसे कर देंगे तो आप पहुंच जाएंगे अपने नेटवर्क अडेप्टर्स के पास। दोस्तों यहीं पर आपके जो निक कार्ड होंगे, जैसे अगर मैंने बोला कि अगर आपका कंप्यूटर वायर्ड कनेक्टिविटी करता है तो वायर्ड का निक कार्ड होगा, नेटवर्क इंटरफेस का। और अगर वायरलेस की कनेक्टिविटी रख सकता है, तो वायरलेस की अलग निक कार्ड होगा। मैं बोल रहा हूँ जो मेरा लैपटॉप है दोस्तों, ये सिर्फ अभी इसमें सिर्फ वायरलेस कनेक्टिविटी वाला निक कार्ड है। आज के टाइम पे आपने देखा होगा, जो नए लैपटॉप्स आ रहे हैं, उनमें आपको जो ईथरनेट पोर्ट होता है, वो कम दिखता है। अक्षर मानते हो नहीं मानते, आया ना? यस सर।
सच्ची में यस बोल रहे हो या फिर ऐसे ही बोल रहे हो? नहीं नहीं सर, सच में। है ना? बिल्कुल सर। ठीक है तो, क्योंकि मतलब क्या, आपको मतलब तो नेटवर्क में जुड़ने का है ना, जब वायरलेस कनेक्टिविटी बना ली तो आपको टेंशन ही क्यों है? ठीक यस है, सर। बट जो नेटवर्क इंजीनियर्स है उनका अधिकतर वायर्ड कनेक्टिविटी वाला लैपटॉप भी होता है, वो रखते ही वो प्रेफर है। ठीक है, चर्चा करेंगे बीच में सीसीएनए के, जब हम और थोड़ा आगे जान लेंगे। तो देखो अभी ये वाईफाई दिख रहा है, ये मेरे वाईफाई का निक कार्ड है। अब यहाँ पर जाने के बाद ही वाईफाई वाले निक कार्ड का ऑप्शन है, राइट क्लिक करो इसके ऊपर, प्रॉपर्टीज में जाओ। प्रॉपर्टीज में क्या दोस्तों, सर यहाँ पर सर, ये आपको, नेटवर्क कनेक्शन कहाँ से, नेटवर्क कनेक्शन कहाँ से खोला आपने? हाँ नेटवर्क कनेक्शन में आना पड़ेगा। कैसे खोला आपने, ये पूछा आपने? यस सर। क्योंकि मैंने, मेरे इसमें जब मैंने ओपन किया तो ये हार्डवेयर एंड साउंड प्रोग्राम, इसके बाद में नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, इंटरनेट हाँ ऑप्शन से आ रहा हाँ, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाओ। है। गए अपन? ओके। यस सर। ठीक है, अब वहां पर आप ढूंढो चेंज एडेप्टर सेटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, आ रहा है कहीं? देखो मेरे में तो जी लेफ्ट हाँ वाला हाँ हाँ हाँ। आ रहा है। इसमें आ गया, आ इसमें गया। क्लिक यस। करो। जब इसमें क्लिक करोगे तो वहीं पर पहुंच जाएंगे जहां पर हम थे, नेटवर्क एंड कनेक्शन वाला ऑप्शन में है। आपके में कौन कौन सा दिखा रहा है बताओ? ईथरनेट लिखा हुआ आ रहा है, ईथरनेट? नो सर। ये वाईफाई लिखा हुआ आ रहा वाईफाई। वाईफाई। है ना? तो आपका भी लैपटॉप, आपके भी लैपटॉप में वो पोर्ट नहीं होगा यानी, आप डेस्कटॉप से हो या लैपटॉप से यूज कर रहे हो ये? लैपटॉप से सर, लैपटॉप। या आपके लैपटॉप में ईथरनेट पोर्ट है? नो। ये है सर। ईथरनेट पोर्ट पता है ना कैसा होता है? ये मत हाँ बोलना हाँ कि, सर, वो तो पता है। बताओ ना इंटरनेट कैसे पोर्ट होता है। है। अरे ईथरनेट सर। को और क्या बोलते हैं बताओ? सर वो, अरे सर, जो वाईफाई के राउटर में भी लगा हुआ होता है और हाँ बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट बिल्कुल बिल्कुल। कनेक्ट कर सकते हैं हाँ सर। हाँ बिल्कुल, वैसे वाला पोर्ट नहीं है ना अपने लैपटॉप में? है या नहीं बताओ, मैं देखूंगा ध्यान से देख। सर पोर्ट तो है मेरे में, बट इसमें विजिबल नहीं हो रखा। उसमें वो ईथरनेट लिखा हुआ, ईथरनेट लिखा हुआ नहीं आ रहा कुछ भी? नो सर। बस दो ही चीजें आ रही हैं ऑर्गेनाइज के नीचे, ब्लूटूथ नेटवर्क कनेक्शन एंड वाईफाई। क्योंकि आपका वो ब्लूटूथ का भी हार्डवेयर होता है, समझ में आ गया। ठीक है, तो भाई, तो देखना पड़ेगा एक बार ये फोटो भेजने का भी तुम अपना, जो तुम बोल रहे हो। ठीक है, अभी अब यहाँ पर क्या पता सर, क्या पता वो चीजें अनेबल नहीं हो। ऐसा नहीं होता यार, वाईफाई पोर्ट आपका है। चलो उसमें देखेंगे, अभी ट्रबल शूट करेंगे उसको भी अक्षर। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पर देखते हैं, तो वाईफाई वाला ऑप्शन अपना है, ईथरनेट वाले यस सर। ऑप्शन में भी वैसे ही होगा। ठीक है, तो राइट क्लिक करो उसके ऊपर, आपका कुछ ऐसा ऑप्शन खुलेगा, पॉपअप होगा, यहाँ प्रॉपर्टीज में जाने का अपने को। ओके। प्रॉपर्टीज में गए, यहाँ प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको दिखेगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, और इसमें डबल क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे, आईपी यहाँ असाइन करते हैं। अभी फिलहाल देखो, ओ। अभी फिलहाल आपके में भी ऐसी ऑप्शन लिखा हुआ होगा, ऑप्टेन आईपी ऑटोमेटिकली, यही ऑप्शन आपके में भी चुना हुआ होगा अक्षर, यस मानते सर। हो? क्यों चुना हुआ होगा? क्या आज से पहले जब आप वाईफाई में जुड़े तो आपने आईपी दी अपने आप को कभी भी? नहीं। कभी देनी पड़ी आपको? नहीं। तो अक्षत आपको आईपी देनी पड़ती है। और सोचो आज से पहले आपने कभी अपने आप को आईपी नहीं दी, इसका मतलब आप, हम लोगों ने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि ऑटोमेटिकली भी आईपी असाइन और हो सकती है। बट वो कैसे हो रही है आपके घर के वाईफाई में, वो जानेंगे। उसका एक हमारी एक क्या बोलते हैं सर्विस है, जिसका नाम है DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। आपके घर पे भी यूज हो रही है, बड़े बड़े ऑफिस में भी वो प्रोटोकॉल यूज होती है। प्रोटोकॉल यानी सेट ऑफ रूल। ठीक है, तो अभी अगर आपको मैनुअली आईपी देनी है, क्योंकि अगर DHCP नहीं होता आपके नेटवर्क में तो आपको मैनुअली ही आईपी देनी पड़ती है अक्षर। तो यहाँ पर अगर आप नीचे वाला ऑप्शन चुनोगे, यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, तो यहाँ पर आप आईपी टाइप करते हो 192.168.0 जैसे हमारा 10 था ना, 10.1 मान लिया। फिर ये लिखनी वैल्यू, सबनेट मास्क 255.255.255.0। क्या होता है ये सबनेट मास्क बताऊंगा, बट ये जो ऊपर लिखा है ये है आईपी एड्रेस। और आईपी एड्रेस के साथ आपको सबनेट मास्क भी पता होना चाहिए। दोनों भाई बंधु हैं। अगर आपको सिर्फ आईपी पता और सबनेट मास्क नहीं पता तो आपकी जिंदगी अधूरी है। सबनेट मास्क पता, आईपी नहीं होता तो आपकी जिंदगी अधूरी है। नेटवर्किंग में बता रहे हैं तरीके से। ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है, डिफॉल्ट गेटवे जानेंगे, बहुत बेहतरीन चीज है। डीएनएस देखो, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आप मैनुअली अपनी वो सेटिंग्स डाल सकते हैं। समझ में आया स्टेप्स एक्शन यहाँ पर? यस सर। अच्छा, एक बारी अगर मैं इसके वापस देखना अटकते हो तो मुझे बताना। इसी के साथ साथ क्या आपने सिस्को पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल किया था? यस सर।
ठीक है, तो मैं आपको छोटी मोटी, हमारी लैब स्टार्ट नहीं हुई है, बट आपको थोड़ी थोड़ी जिसको पैकेट ट्रेसर में भी आपको समझाना चाहता हूँ बैकग्राउंड में। ठीक है, इसे ओपन करते हैं फटाफट से। तो अभी जैसे मैंने आपको आईपी देना तो सिखा दिया, रियल कंप्यूटर में कैसे देते हैं। सिस्को पैकेट ट्रेसर में भी हम कैसे अपनी आपको पढ़ाई में बेहतर कर पाएंगे, सीसीएनए में क्या हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर आपके लिए लेके आएगा, वो भी आपको यहाँ पर अनबॉक्सिंग करवाते रहते हैं। चलो, तो जैसे अगर आपको सिस्को पैकेट ट्रेसर में आप क्या करने के लिए आओगे, यहाँ पर आप अपनी लैब्स करने के लिए आओगे। क्या करने के लिए आओगे? लैब्स। लैब्स। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे हमने नेटवर्क बनाया था वही बनाते हैं। कुछ कंप्यूटर थे, तो आपके देखो नीचे लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहे हैं। नेटवर्किंग डिवाइस का ऑप्शन है, एंड डिवाइसेस का ऑप्शन है। एंड डिवाइस यानी जो नेटवर्क के सबसे एंड में होते हैं। ठीक है, जैसे आपका लैपटॉप, मेरा लैपटॉप, ये नेटवर्क के एंड में हमारे पास में है कोई बंदा जिसको हम डेटा भेज रहे हैं? नहीं ना। अभी जिसमें इसमें चर्चा सर करेंगे। मैं एक चीज में स्टक हो चुका हूँ। साइन हम्म। इन यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, इसमें क्या करूँ, नेटवर्किंग एकेडमी या हाँ बिल्कुल। स्किल तो फॉर ऑल? बिल्कुल, तो आपने यहाँ पर सिस्को की नेटवर्क नेट एकेडमी में अपना अकाउंट बनाया था? हाँ शायद कॉलेज अकाउंट ही बना हुआ था मेरा इसमें। कॉलेज नहीं, जैसे कि देखो यहाँ पर जाओ, मैं पर्सनल तो नहीं है? आपको क्या करना है, एक बार बनाई इसको आप थोड़ा बाद में कर लेना। मैं अभी अभी बस मेरे को फॉलो, अभी बस यहाँ पर देख लेना अच्छे, ठीक है मैं क्या कर रहा हूँ। ओके ओके। तो आप यहाँ पर अभी सिस्को अपन क्या करेंगे, आप जाके सिस्को की ना नेटवर्क एकेडमी में ना अपना अकाउंट बना लेना एक बारी। आप वो कर लोगे ना, तो जो वहाँ पर क्रेडेंशियल होंगे, आप जो हम्म। भी ईमेल आईडी और पासवर्ड सेट करोगे वहाँ बनाने के बाद, वही आपको पैकेट ट्रेसर में यहाँ बताने हैं। और जब आप ये लॉगिन कर रहे होते हैं ना, अपने नीचे एक ऑप्शन लिखा हुआ होगा, देखो वहाँ पर लिखा हुआ यूज द लॉगिन फॉर 3 मंथ, ऐसे कुछ लिखा हुआ था वो आ रहा है पैकेट ट्रेसर में। वो मैंने एक्चुअली, बता दो। हाँ हाँ, कीप मी लॉग इन फॉर 3 मंथ्स। हाँ, तो जब आप लॉगिन कर रहे हो ना, पासवर्ड एंटर मारने से पहले उस ऑप्शन को टिक मार लेना, वरना आप ओके। जितनी बार लॉगिन करोगे उतनी बार वो ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो जैसे मेरे से नहीं मांगा, क्यों? क्योंकि मैंने वो 3 मंथ्स वाला कर रखा है। 3 मंथ जैसे ही होंगे, तो सिक्योरिटी पर्पज की वजह से वो अपने आप को लॉग आउट कर देता है और बोलेगा वापस यूजर नेम और पासवर्ड डालो। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो, जब आपने वो अपना अकाउंट बना लोगे पास, और नेट एकेडमी या फिर स्किल अकाउंट से, दोनों में किसी से भी कर लो। मैं आपको नेटवर्क एकेडमी प्रेफर कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों ही सिस्को के हमारे क्या है, सर्विसेज है, पढ़ाई से रिलेटेड है। तो यहाँ पर चलो, मैंने वाली आप लॉग इन कर लिया, इसी जगह पहुंचेंगे तो मैंने यहाँ सबसे पहले एंड डिवाइसेस में जाएंगे। यहाँ आपको कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, पीसी, लैपटॉप, सर्वर्स। तो यहाँ पर अभी अपन शॉर्ट में रखते हैं, मैंने एक पीसी में क्लिक किया, यहाँ पर ले गया। तो मुझे वापस पीसी में क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पर लेके आना पड़ेगा। तो ऐसे मुझे बार बार जितने मुझे पीसी चाहिए होंगे मुझे उनको क्लिक करना पड़ेगा। तो मैंने 5 पीसी बोले था आपको, तो मैंने यहाँ पर 4 पीसी लगा लिए। एक प्रिंटर चाहिए था, तो मैंने प्रिंटर भी यहाँ पर मुझे अवेलेबल था पैकेट ट्रेसर में। सोचो मतलब सीखने के लिए, ऐसे नहीं कि आपको खरीदना पड़ा। पर ऐसे ही आपको एक सिंगल नेटवर्क बनाने के लिए एक स्विच प्रेजेंट चाहिए होता है। तो आप यहाँ पर देखो, नेटवर्किंग डिवाइस में गए, लोअर नीचे लेफ्ट हैंड साइड में देखो, यहाँ पर गए तो आपको राउटर का ऑप्शन मिल रहा है, स्विचेस का ऑप्शन मिल रहा है, हब का ऑप्शन मिल रहा है, वायरलेस डिवाइसेस का ऑप्शन मिल रहा है, सिक्योरिटी डिवाइसेस का ऑप्शन मिल रहा है, और वैन एमुलेशन। ये देखो, हर चीज तो नहीं सीखोगे बट एक्सप्लोर जरूर करना। तो यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फिलहाल मुझे अभी राउटर ना फायरवॉल से मतलब, मुझे सिर्फ स्विच से मतलब। स्विच में क्लिक किया तो बहुत सारे मॉडल के स्विचेस यहाँ पर दिखा रहा है, ऐसे नहीं कि 10-12 है, बट एक से अधिक है। तो पहला मॉडल, दूसरा, तीसरा। तो यहाँ पर देखो 2960 जो सबसे पहला स्विच है, इसी को उठाना, इसको यहाँ पर लगाया तो ठीक है। अब ये जो मॉडल का स्विच है 2960 स्विच है, इसका मॉडल नंबर है 2960। जैसे आपने फोन देखा होगा ना, वन प्लस के फोन आते हैं 3T 2T, है तो वो क्या, मॉडल नंबर। ऐसे ही सिस्को भी बहुत सारे स्विचेस बेचता है, मॉडल नंबर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। 396, जैसे यहाँ पर भी आपके सामने 2960 है। ऐसे ही 3750, 9200 सीरीज के हमारे स्विचेस आते हैं। तो ऐसे बहुत सारी सीरीज है। फर्क क्या है? फर्क होता है फंक्शनैलिटी का। है स्विच, काम क्या करेंगे, एक सिंगल नेटवर्क बनाने के लिए यूज करेंगे, बट हर एक में अपनी अपनी एडिशनल फंक्शनैलिटी है ना? मानते हो ना अक्षर, बाजार में बहुत सारे फोन है, बट हर फोन अलग अलग प्राइजेस में है। फोन यस। काम सेम कर रहा है कि आपको नेटवर्क में जोड़ के बात करवा देगा, बट हर फोन में अपनी अपनी एडिशनल फंक्शनैलिटी होती है। उसी चीज का पैसा ले रही है कंपनी। तो ऐसे स्विचेस भी मार्केट में बहुत सारे आते हैं, कनेक्टिविटी करा रहे हैं, बट फंक्शनैलिटी क्या क्या है उस स्विच में, वो जानने वाली बात है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बोला
आपने यहाँ पर कनेक्टिविटी डिवाइसेस तो प्लेस कर लिया, बट आपको नेटवर्क में कनेक्टिविटी करानी पड़ेगी। तो यहाँ पर वायर जोड़ने के लिए वायर भी यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको ये लाइटनिंग बोल्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें क्लिक करना। बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, देखो पहला आ रहा है ऑटोमेटिकली। तो अभी आज के दिन मैं क्या बोल रहा हूँ, जब तक मैं आपको वो केबलिंग वाली क्लास नहीं करवाता तब तक आप ये ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन चुनना। ठीक है, मैंने इसमें क्लिक किया ऑटोमेटिक वाले में, पीसी में क्लिक किया, एक वायर का एक हिस्सा यहाँ पर मेरे इथरनेट पोर्ट में लग जाएगा, और एक हिस्सा हमारे स्विच के इथरनेट पोर्ट में लग जाएगा। ऐसे मुझे वापस क्लिक करना पड़ेगा इस वायर्ड का बिजली वाले ऑप्शन को, एक हिस्सा मेरे इस वाले कंप्यूटर के इथरनेट पोर्ट में, और उसी वायर का दूसरा हिस्सा हमारे स्विच के पोर्ट नंबर दूसरे पोर्ट में। देखो नाम भी लिखा रहा है F0/1, F0/ पोर्ट का नाम है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कौन से पोर्ट में केबल लगा रहे हो और उस पोर्ट से कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है। ठीक है, देखो हमने नेटवर्क में यहाँ पर डिवाइसेस जोड़ दिए। अब जैसे आपको आईपी देनी होती थी, ऐसे यहाँ पर भी आईपी देने का यहाँ पर तरीका है। यहाँ पर ये नहीं सीखना, बट आपको ये नेटवर्क में बिना नया रियल डिवाइस सिखाए आपको नेटवर्क की पूरी पढ़ाई सिखा देगा यार। तो जैसे मैंने आपको रियल डिवाइस में आईपी देना सिखाया था, ऐसे ही पैकेट ट्रेसर में जब आपके कंप्यूटर को आईपी दोगे तो कैसे दोगे, अपने कंप्यूटर वन में डबल क्लिक करना। यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शन है, कन्फिग, डेस्कटॉप, प्रोग्रामिंग, एट्रीब्यूट्स है ना। तो यहाँ पर अभी हमारा काम है डेस्कटॉप वाले ऑप्शन में। आपने डेस्कटॉप वाले ऑप्शन में क्लिक किया, देखो आपका पहले ऑप्शन आ गया ना आईपी कॉन्फ़िगरेशन। तो सिस्को पैकेट ट्रेसर में जो आप अपने कंप्यूटर्स को आईपी दोगे, जो आप लैब्स करोगे, तो इस तरीके से यहाँ पहुंचोगे। पीसी में डबल क्लिक करना, एक बार वापस शो कर देता हूँ। पीसी में डबल क्लिक किया दोस्तों, कुछ फिजिकल मॉडल से दिखेगा कि रियल डिवाइस जैसे दिखता है। देखो आपको जूम इन करूंगा, यहाँ पर जूम इन का ऑप्शन है, तो यहाँ पर देखो ये रहा आपका, ऐसा दिखता है आपको, है ना। इसमें कन्फिग है, डेस्कटॉप है, तो डेस्कटॉप में गए, आईपी कन्फिग, और यहाँ पर वही ऑप्शन देखो, एक स्टैटिक आ रहा है और एक आ रहा है डीएचसीपी। स्टैटिक यानी आपको मैनुअली देनी पड़ेगी, जैसे वहाँ पर ऑप्शन आने थे। और डीएचसीपी यानी वो ऑप्शन जो आपके में पहले से ही ओपन था, ऑप्टेन आईपी ऑटोमेटिकली लिखा हुआ था आपके रियल कंप्यूटर में दोस्तों। बट यहाँ पर डीएचसीपी लिखाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था वो ऑटोमेटिकली आईपी आपकी एक्चुअली एक प्रोटोकॉल होती है डीएचसीपी। अगर वो कॉन्फ़िगर होगी, अगर आपने डीएचसीपी की सर्विस चला रखी होगी अपने नेटवर्क में, तो ही आपको ऑटोमेटिकली आईपी असाइन होती है, वरना आपके डिवाइसेस को आपको मैनुअली आईपी असाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्टैटिक में क्लिक किया, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था, अब मैं आपके सामने यहाँ पर लिखने का ऑप्शन भी, अगर आपको अपनी स्क्रीन पे यहाँ पैकेट ट्रेसर में लिखना है, तो यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शन है, फाइल एडिट यहाँ पर ये, तो एक्सप्लोर करो, मैं तो आपको ये बोलूंगा। तो मैं आपको सीधा पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। ये प्लेस एंड नोट, जो प्लेस एंड नोट वाला ऑप्शन है, इसमें क्लिक करोगे तो आपको टेक्स्ट लिखने का सुविधा भी मिलती है, यहाँ पर ऑप्शन भी मिलता है, फंक्शनैलिटी भी है पैकेट ट्रेसर के अंदर। क्लिक किया है इसके ऊपर, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख देता हूँ ताकि थोड़ा और ब्यूटीफाई हो जाए, एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं, ताकि आप विजुअलाइज भी कर पाओ कि हो क्या रहा है उस समय भी, और कभी बाद में पढ़ रहे हो तो भी आपके माइंड में रहेगा। तो यहाँ पर जो नेटवर्क आईडी मैं बता रहा हूँ, 192.168.10/24, इसी आईपी से आइडेंटिफाई कर लोगे कि यहाँ पर क्या आईपी चल रही होगी। मैंने आपको बताया था .1, .2, .3 ऐसे करके हम आईपी असाइन कर देंगे। तो चलो, पीसी वन पे गया, आईपी मैनुअली देनी है, तो पहले मैन आईपी देंगे 192.168.0.10 है ना, 10.1। फिर नीचे वाले ऑप्शन में आओ, सबनेट मास्क, तो सबनेट मास्क 255.255.255.0 ही रहने देना, जो भी ऊपर ऑटोमेटिकली आ रहा है। फिलहाल के लिए समझो मत, बस मान लेना। ये दो चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। तो इस बंद किया मैंने इस पीसी का, यहाँ पर जो ऑप्शंस खोले थे, दूसरे पीसी में गया, डेस्कटॉप में गया, आईपी कॉन्फ़िग में गया, 192.168.10.2 देंगे, क्योंकि एक आईपी जो आपने पीसी वन को दे दी वो किसी और को मत देना। यार अक्षत अक्षत, अगर आपका नाम मैं एक और बंदे को दे दूं, आप ही का भाई को, आपका भाई का नाम भी अक्षत ही बना लो, मान लो आपका एक और भाई है उसका नाम भी अक्षत है, तो ऐसा क्यों प्रेफर नहीं करते, क्योंकि कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। ऐसी सेम एक आईपी आप सिर्फ एक ही बंदे को देते हो, मल्टीपल लोगों को असाइन नहीं करते। आपका फोन नंबर अक्षर आपके पास ही, किसी और को साइन नहीं किया हुआ, वरना कंफ्यूजन है किसको कॉल कर रहे हैं, आपको कॉल कर रहे हैं या उसको कॉल कर रहे हैं। सेम सिनेरियो में अगर आप देने भी चाहते हो, देखो मैंने .1 दिया, तो वहां पर मुझे ऑप्शन में देने नहीं दिया, उसने बोला द आईपी एड्रेस इज ऑलरेडी यूज इन यूज, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, 192.168.10.2, सबनेट मास्क 255.255.255.0, डॉट भी है इनके बीच में, ध्यान रखेंगे। बंद किया यहाँ पर ये, ऐसे तीसरे पीसी में जाना पड़ेगा। तो देखो अभी तो हम आपको मैनुअली आईपी देना सिखा रहे हैं, फिर आपको डीएचसीपी से भी आईपी देना सीखना है।
तो पहले डीएचसीपी में सीखने से पहले डीएचसीपी की रिक्वायरमेंट समझो। हमें ऐसे मैन्युअली आईपी देनी पड़ती थी हर एक कंप्यूटर में, बिना अगर आईपी नहीं देंगे तो फिर ये डिवाइसेस आपस में बात नहीं कर पाएंगे। सभी पीसी को बोला, डेस्कटॉप ऑप्शन में गए, आईपी कॉन्फ़िग में गए, 192.168.10.4। चलो, और जब आप अपने प्रिंटर को भी नेटवर्क में ऐड करते हो, क्यों? प्रिंटर को भी नेटवर्क में ऐड करने का फायदा ये हो जाएगा, ऐसे में मुझे जब नेटवर्क में ऐड कर दिया तो जितने भी यूजर्स हैं वो नेटवर्क के थ्रू डेटा भेज के प्रिंटर से प्रिंट करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि फिर हर एक यूजर को अपना अपना प्रिंटर देना पड़ता। तो जब नेटवर्क में हमारा प्रिंटर भी ऐड हो गया, तो जितने लोग उस नेटवर्क में ऐड है वो प्रिंटर को, अगर वो यहाँ पर अलाउड होंगे प्रिंटर को प्रिंट करने की रिक्वेस्ट भेजने के, तो वो प्रिंट भेज के प्रिंट भी करवा सकते हैं। आपको प्रिंटर में भी आईपी देनी पड़ती है दोस्तों। यहाँ पर देखो, रियल प्रिंटर वाला सिनेरियो तो आपको नहीं है, बट एक बिल्कुल प्रिंटर को भी आईपी देनी पड़ेगी। तरीका सीखना पड़ेगा कि रियल प्रिंटर जो भी आप ऑपरेट कर रहे हो उसमें कैसे आईपी देते हैं। यूट्यूब करो, गूगल सर्च करो, एआई से पूछो, दैट इज अप टू यू। यहाँ पर देखो, स्टैटिक ऑप्शन है यहाँ पर, हम देखिए डीएचसीपी भी आईपी बेटर होती है। चलो, ऐसे में क्या करो, जब आपने जब अब देखो नेटवर्क में जब आप लोगों ने दूसरे से जुड़ गए हो, तो देखो यहाँ पर तो आपको दिख रहा है, पर रियल डिवाइस में रियल टाइम पे आपको नहीं दिख रहा होता। तो नेटवर्क में हमने केबलिंग कर दी है, कनेक्टिविटी कर दी है। अब हमें चेक करना है कि क्या हमारा नेटवर्क सक्सेसफुल हुआ। तो वो चेक करने का एक ही रीजन है, डेटा भेज के देखो। तो नेटवर्क का पहला काम कनेक्टिविटी कराओ, ताकि आप आपस में कम्युनिकेट कर पाओगे। तो हमने यहाँ पर केबलिंग करवाई, सही डिवाइस खरीदा खरीदा पोर्ट लगाया, फिर डिवाइस को आइडेंटिफिकेशन भी करवाया, आईपीज भी दी। तो अब चेक कैसे करेंगे? तो हमारे पास रियल कंप्यूटर में भी हमारे पास अक्षर, आपको पता है कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट यूज किया कभी अपन ने? यस सर। ठीक है, एक बार वापस बताओ, स्टेप्स बताओ कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के। सर्च बताओ। सर, सर्च के ऑप्शन पे जाके डायरेक्ट CMD एंड एंटर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पहुंच गए, कमांड प्रॉम्प्ट में पहुंच गए। ओपन करते हैं यहाँ पर, चलो। जब आप कमांड प्रॉम्प्ट में पहुंचे, तो यहाँ पर आप कमांड्स टाइप करते हो। तो दोस्तों, एक कमांड होती है हमारी कनेक्टिविटी चेक करने के लिए, वजह से कि क्या है, पिंग। पिंग एक कमांड है जो आप अपने कंप्यूटर के कमांड प्रॉम्प्ट में रन करते हो, और ये नेटवर्क से रिलेटेड कमांड है। इस कमांड से आप चेक कर सकते हो कि क्या मेरे कंप्यूटर और जहां पर भी आपको डेटा भेजना है, क्या उन हम दोनों के बीच में कनेक्टिविटी है। क्या कनेक्टिविटी यानी अगर रास्ता है, अगर पिंग आपकी सक्सेसफुल होगी, यानी पिंग सक्सेसफुल तभी होगी जब आपने एक डेटा भेजा, वो नेटवर्क के थ्रू डेस्टिनेशन के पास पहुंचा, और डेस्टिनेशन से रिप्लाई भी आया आपके पास, तो पिंग जाके होती है सक्सेसफुल। तो यहाँ पर देखो, इसका आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। पिंग करते हैं google.com पे, तो पिंग google.com, google.com एक सर्वर पे चल रहा है, गूगल जो मैंने सर्वर लिखी है, मैंने नाम लिखा हुआ है उस सर्वर का नाम। एक्चुअली हमें डेटा भेजने के लिए आईपी एड्रेस चाहिए होता है, बट देखो मुझे, मैं आईपी नहीं भेज रहा, मैं यहाँ पर google.com लिख रहा हूँ, और मैं एंटर मारता हूँ। जब मैंने पिंग एंटर मारा, तो यहाँ पर देखो आउटपुट आया। आउटपुट में क्या है? रिप्लाई फ्रॉम 172.217.16614। दोस्तों, मैंने नाम मारा, और पता है वहां पर मुझे रिप्लाई में क्या आया? रिप्लाई में आया गूगल के सर्वर की आईपी। क्या है? गूगल के सर्वर की आईपी। क्योंकि अगर ये पिंग मेरा सक्सेसफुल नहीं होता, तो यहाँ पर एरर दिखाता। फॉर एग्जांपल देखो, पिंग कर लेते हैं ऐसे कुछ .com, मैंने कुछ भी लिख दिया सेंशन। अगर वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो रिप्लाई कुछ ऐसा आएगा, बट अगर एग्जिस्ट करती होगी तो रिप्लाई जरूर आएगा। अगर एग्जिस्ट करती है और हमारे नेटवर्क के अंदर भी, ठीक है। तो ये जब मेरे पास रिप्लाई आया, तो इससे मुझे समझ में आया कि मैं एक ऐसे नेटवर्क में हूँ जहां से मैं google.com तक कनेक्टिविटी है, और मैं डेटा भी भेज सकता हूँ। देखो, पिंग कर लो यहाँ पर। पिंग में यहाँ पर, और चलो अगर मैं आपको आईपी के बेस में दिखाऊं, तो एक आईपी है मेरे नेटवर्क की 192.168.10। पहले तो मैं अपनी नेटवर्क की आईपी समझता हूँ। पहले मैं अपनी आईपी ही जानता हूँ अपने रियल कंप्यूटर की। आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल, ठीक है, .6, ठीक है। तो मुझे अपने नेटवर्क के अंदर .6 आईपी मिली है, ठीक है। तो और मेरे नेटवर्क के अंदर एक डिवाइस है .1, जो मुझे ही पता है कौन है वो, 192.168.1.1। तो अगर 1.1 एग्जिस्ट करता होगा मेरे नेटवर्क के अंदर ही, तो मुझे रिप्लाई करेगा। तो मेरे नेटवर्क के अंदर एक डिवाइस है 1.1 जिसकी आईपी थी, मैंने पिंग किया नेटवर्क के थ्रू .1 तक, आईपी रिक्वेस्ट, एक मैसेज गया, उसने मुझे रिप्लाई भी किया, तभी जाके मेरे पास ये रिप्लाई पहुंचा।
अक्षत, कोई समझने में डाउट यहाँ तक? जल्दी बताओ। ये सही वाली लास्ट कमांड एक बार फिर से रिपीट करो। ये ठीक है। आईपी कॉन्फ़िग वाली। चलो, ये जो आईपी कॉन्फ़िग है ना, ये जो कमांड आपको सिर्फ ये फाइंड करने में हेल्प करती है कि आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। किसकी कॉन्फ़िगरेशन? नेटवर्क से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे आपने अभी तो आपने यहाँ पर आईपी असाइन कर दी। बाद में अगर आपको अपने कंप्यूटर की आईपी जाननी हो तो बहुत सारे तरीके हैं, और अभी जो मैंने आपको तरीका दिखाया वो मैंने आपको कमांड प्रॉम्प्ट से अपनी आईपी जानने का तरीका बताया। कमांड प्रॉम्प्ट से आप अपनी आईपी कैसे जान सकते हो वो कमांड बताइए। तो एक कमांड आप अभी आपकी डिक्शनरी में ऐड हो गई है, वो क्या कमांड है? आईपी आईपी कॉन्फ़िग स्पेस है फिर बीच में स्लैश। ऑल। ठीक है, जब आप ये कमांड रन करते हो अपने कमांड प्रॉम्प्ट में तो आपको ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर नेटवर्क, जिस नेटवर्क के अंदर हो और जो आपको आईपी मिली है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है इस कमांड से। ठीक है। ऐसे ही मैंने अभी आपको एक और कमांड बताई है, पिंग कमांड। कौन सी कमांड बताई है अभी आपको? पिंग। पिंग कमांड। और ये कमांड क्यों हेल्प होती, क्या करती है? चेक्स रीचेबिलिटी। क्या करती है? नीचे। रीचेबिलिटी चेक करती है। क्या सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में पाथ है? क्या डेटा वो भेज पाएंगे? अगर पाथ होगा तो ही तो डेटा भेज पाएंगे। अगर पिंग का रिप्लाई आ गया, मैंने अक्षत को हाय बोला, हमारे बीच में नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं थी, तो अक्षत तक वो डेटा गया। अक्षत के पास जब डेटा पहुंचा तो अक्षत ने रिप्लाई किया, हाँ जी सर समझ में आया, मेरे पास जब वो पहुंचा तब जाके वो डेटा सक्सेसफुल हुआ, है ना। तो वो पिंग चेक, पिंग सिर्फ यही चेक करती है, रैंडम डेटा भेजती है डेस्टिनेशन तक और वो रैंडम का रिप्लाई आ गया तो यानी कनेक्टिविटी है, फिर आपको जो डेटा भेजना है आप वो भेज सकते हो। तो यहाँ पर देखो, ऐसे ही मैं आपको यहाँ पर कमांड, ये जो आपका सिस्को पैकेट ट्रेसर है, यहाँ पर पिंग को इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो मैं PC 1 पे गया। ठीक है, इसको हाफ ऑफ कर लेते हैं दो हिस्सों में। ठीक है, चलो कमांड प्रॉम्प्ट में गया अपने। अब देखो यहाँ पर, देखो इसमें कमांड प्रॉम्प्ट कैसे खोलेंगे वो भी आपका टास्क समझ में आना चाहिए। तो किसी एक पीसी में जाओ, डबल क्लिक करो, PC 1 पे गए तो यहाँ पर देखो फिजिकल ऑप्शन होगा आपका, कन्फिग डेस्कटॉप में पहुंचे जहाँ से आपने आईपी देना शुरू किया था। दोस्तों यहीं पर आपको चौथा ऑप्शन दिख रहा है, कमांड प्रॉम्प्ट। तो ये इस पीसी का कमांड प्रॉम्प्ट है जिस पीसी में आपने डबल क्लिक करके एक्सेस कर रहे हो। ओपन किया, मैंने यहाँ पर पिंग लिखा जैसे आपने वहाँ पर लिखा था, और पिंग करते हैं। देखो यहाँ इस जो आपने नेटवर्क बनाया है, यहाँ पर तो google.com थोड़ी है, ये तो आपका अपना खुद का बनाया हुआ नेटवर्क है। तो पिंग आप उसी को करना जो आपके नेटवर्क के अंदर है, जो आप बनाना सीख रहे हो अभी। ठीक है, ये गूगल गूगल को पिंग नहीं कर पाएगा। ट्राई कर लो, देखो पिंग google.com यहाँ से नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका अपना, आपने ये बनाया अभी, तो ये आपका नेटवर्क है। ठीक है, चलो। तो अब यहाँ पर देखो पिंग करते हैं इसी नेटवर्क के अंदर ये दूसरी आईपी, जैसे मैं .1 पे हूँ तो 192.168.3 को करवा लेते हैं। 3 यहाँ पर अक्षर ये डिवाइस। ठीक है, मैंने एंटर मारा तो देखो पिंग .3 एग्जिस्ट करता करता था, वहां से रिप्लाई भी आ रहा है .3 से। अगर मैं आपको दिखाऊं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, अक्षर तो देखो पैकेट ट्रेसर के अंदर क्या फंक्शनैलिटी है, बहुत सारी फंक्शनैलिटी है दोस्तों। रियल टाइम, जहां मेरा अभी राइट हैंड साइड मेरा कर्सर मूव कर रहा है, एक रियल टाइम का ऑप्शन है और एक सिमुलेशन का ऑप्शन ऑप्शन है। तो जब आप रियल टाइम पे हो तो आपको ना, जैसे रियल टाइम रियलिटी में आप जब पिंग कर पा रहे हो तो ये ऑप्शन सारे मिल जाते हैं। सिमुलेशन सिमुलेशन ऑप्शन में आप पैकेट्स को मूव होते हुए भी देख सकते हैं। जैसे कि देखो मैंने सिमुलेशन ऑप्शन क्लिक किया, अब वापस उस पीसी में गया, वही चीज वापस रिपीट करता हूँ जो मैंने पहले करी थी। इस पीसी में गया, कमांड प्रॉम्प्ट खोला, पिंग कमांड टाइप करी जहां पर डेटा भेजना था, वही चीज रिपीट कर रहा हूँ बट इस पर एक अलग तरीके से दिखेगा आपको। देखो जैसे ही मैंने एंटर मारा, आपको यहाँ पर दिखा, आगे दिखा पिंग का रिप्लाई धड़ाधड़ नहीं आ रहा। अब वो मैसेज तो अभी मेरे कंप्यूटर में ही है अभी, यानी वो OSI मॉडल से गुजरा होगा, डेटा के ऊपर एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड हुई होगी। फिजिकल लेयर में जस्ट बैठा हुआ है वो, जब आप अलाउ करोगे यानी जब आप ये प्ले बटन दबाओगे तो फिजिकल लेयर से वो आउट हो जाएगा। मैंने यहाँ प्ले बटन दबाया तो फिजिकल लेयर से आउट हुआ, स्विच के पास डेटा पहुंचा, स्विच ने अपने पोर्ट से जब रिसीव किया होगा तो फिजिकल लेयर से रिसीव किया। अब देखो आपने देखा यहाँ पर स्विच ने सभी पोर्ट से नहीं, जिस भी पोर्ट से डेस्टिनेशन कनेक्टेड था
सिर्फ उसी पोर्ट से डेस्टिनेशन के पास डेटा पहुंचाया, क्योंकि .3 आईपी किसकी थी, इस थर्ड पीसी की आईपी थी, पिंग हम यहाँ पर करा। तो पिंग का डेटा हमारा डेस्टिनेशन के पास पहुंचा भी। और जब पिंग ने, जब अब ये रिप्लाई भी कर रहा है, अब जब ये मैसेज वापस आ रहा है, तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, PC3 रिप्लाई कर रहा है PC1 के लिए। पहले PC1 ने एक डेटा भेजा था PC3 के लिए, .3 के लिए। अब PC3 के पास जब पिंग का मैसेज पहुंचा तो उसने एक रिप्लाई किया, किसके लिए रिप्लाई किया, .1 के लिए। तो जब रिप्लाई पहुंच जाता है हमारे पास नेटवर्क के थ्रू, तब जाके आपके इसके कमांड प्रॉम्प्ट में आपको क्या दिखेगा, आपको एक पिंग सक्सेसफुल होते हुए दिखेगी। ऐसे वो 4 मैसेज भेजता है, 4 पिंग करता है, कॉन्टिन्यूस बाय डिफॉल्ट 4 पिंग करते हैं। ऐसे आप कितने भी पिंग करवा सकते हो, कमांड्स पता होनी चाहिए तो आप वो भी करवा पाओगे, 100 पिंग, 10 पिंग। बाय डिफॉल्ट आपके कंप्यूटर 4 पिंग करता है। ठीक है। तो पिंग कमांड अक्षर क्या करती है, हेल्प करती है रीचेबिलिटी चेक करने में, ये क्या सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कनेक्टिविटी हो सकती है या नहीं। ठीक है। अच्छा। समझ में आया आप तक अक्षत अक्षत? यस सर। अब जैसे कि यहाँ पर अगर आप पिंग कर लो 192.168.10 को, हम इस नेटवर्क में 10.10 हमने किसी को आईपी दी ही नहीं है, तो अगर मैं पिंग भी करूंगा तो अक्षर देखना क्या होगा, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। अगर ये मैसेज, ये पिंग तो कर रहा है, ये मैसेज तो भेज रहा होगा, बट जब इस नेटवर्क में कोई 10 है ही नहीं, तो कोई रिप्लाई करेगा ही नहीं। मानते हो ना? यस सर। तो देखो रिप्लाई क्या आ रहा है इस बार, इस बार रिप्लाई जैसा हमने पहले किया था वैसा नहीं आ रहा। इस बार एक अलग तरीके से आ रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट। वो वेट कर रहा था कि पिंग का, जितनी भी पिंग उसने करे, उसका रिप्लाई आ जाए, किसी न किसी पिंग का रिप्लाई आ जाए। बट रिप्लाई तभी नहीं आएगा जब नेटवर्क में या तो कोई प्रॉब्लम होगी, या तो वो डिवाइस एग्जिस्ट करता ही नहीं होगा। तो अधिकतर कभी नेटवर्क आप ये इसलिए सीख रहे हो क्योंकि नेटवर्क में आती है प्रॉब्लम, क्योंकि नेटवर्क में आती है प्रॉब्लम, तभी आप पढ़ रहे हो, तभी आपको पैसा भी मिलेगा कंपनी से। ठीक। अरे चलो, तो अभी हमने पिंग समझा। अब अक्षय देखो, अब आई होप आपको एक बेसिक अनुमान थोड़ा और बेटर समझ में आया होगा। ठीक है। अब इसी में ओएसआई मॉडल क्या रोल प्ले कर रहा है वो समझते हैं। क्योंकि हमारा मेन टॉपिक था ओएसआई मॉडल को समझना इन डेप्थ, इन डिटेल। तो एक बारी मैं आपको आज साथ ब साथ रिसर्च करने का तरीका भी बताता हूँ। तो चलो ऐसे ओएसआई मॉडल गए नेटवर्क, देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, पहला गीक्स फॉर गीक्स आया, क्लाउड फेयर आया, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। चलो नेटवर्क लेसन खोलते हैं यहाँ पर। हम्म, इनका नहीं, गीक्स फॉर गीक्स का ही बेटर है। चलो एप्लीकेशन लेयर से पढ़ाएंगे आप। ठीक है। एप्लीकेशन लेयर, अब तो यहाँ पर देखना। तो मैंने आपको बताया था नेटवर्क में जब आपके डिवाइसेस ऐड हो जाते हैं, एक कंप्यूटर बनाया, एक दूसरा कंप्यूटर बनाया, किसी न किसी नेटवर्क के थ्रू ही आपस में कनेक्टेड थे, चाहे एक स्विच हो या इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हो, नेटवर्क के थ्रू ही कनेक्टेड थे। अब जब भी कोई डेटा भेजेगा, सेंडर डेटा भेज रहा है, यानी किसी न किसी को तो भेजना पड़ेगा ना, तो जो भेज रहा होगा वो बन जाएगा सेंडर, और जिसके लिए वो जा रहा होगा डेटा वो बन जाएगा रिसीवर। तो जो आपकी जब भी सेंडर डेटा भेज रहा होता है, तो सबसे पहले लेयर 7 के पास डेटा पहुंचता है, सबसे पहले लेयर 7। ध्यान रखना, लेयर 7 से लेके लेयर 1 तक हमारी स्टोरी जारी होती है। तो किसी न किसी एप्लीकेशन से, चाहे जूम हो, चाहे क्रोम हो, चाहे व्हाट्सएप की एप्लीकेशन हो, उन्हीं एप्लीकेशन को यूज करके सेंडर डेटा भेज रहा होगा। डेटा रहा ये, तो सबसे पहले जाएगा एप्लीकेशन लेयर के पास। अब इसी में ना, मैंने लास्ट सेशन में क्या बताया था अक्षत, हेलो। एप्लीकेशन। हाँ अक्षत, हेलो। आपको आवाज आ रही है? अक्षत आपको आवाज आ रही है? अक्षत, हेलो। सर एक्चुअली नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है। अभी आपने क्या समझाया तो समझा ही नहीं। मैंने बताया कि ये, अभी मैंने बस वही समझाया कि अभी हम स्टार्ट ही कर रहे थे कि ओएसआई मॉडल में आप कैसा डेटा फ्लो कर रहा है, दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है,
तो जब कोई ना कोई इनमें से एक होगा सेंटर, जैसे अभी आप और मैं नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, तो अभी सिर्फ डेटा मैं भेज रहा हूँ, तो जितने भी डेटा पैकेट्स मेरे कंप्यूटर से जा रहे होंगे, तो सेंडर मैं हूं। तो यानी किसी ना किसी एप्लीकेशन से, मैं अभी जूम एप्लीकेशन से एक डेटा ट्रांसफर कर रहा हूँ आपके पास। तो डेटा कुछ भी हो सकता है। तो अभी हमारे टाइम पे तो हम वॉइस का डेटा भी भेज रहे हैं और स्क्रीन का डेटा भी भेज रहे हैं, जो आप मेरी स्क्रीन भी देख पा रहे हैं, मानते हैं ना? यस सर। है ना? अब आई होप अब तो इश्यू नहीं आ रहा नेटवर्क में। अच्छा। नो सर, नो सर। चल, तो एप्लीकेशन लेयर के पास डेटा पहुंचा। तो मैंने आपको लास्ट सेशन में एक चीज क्लियर करी थी कि एप्लीकेशन लेयर क्या करती है अक्षत। एप्लीकेशन लेयर, जो एप्लीकेशन उसके सेंडर के कंप्यूटर में होगी, उनको सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है। तो यहाँ पर देखो, एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड सर्विसेज टू द एप्लीकेशन, टू द एप्लीकेशन रनिंग ऑन द सिस्टम। रनिंग ऑन द सिस्टम यानी जो उस सिस्टम में होंगी उन्हीं को ही सर्विस देगा। अगर व्हाट्सएप मेरे कंप्यूटर में ही नहीं है, आप मेरे को डेटा भेज ही नहीं पाओगे, तो व्हाट्सएप को सर्विस तो दे पाएगा मेरा कंप्यूटर। तो वही सर्विसेज के थ्रू आप डेटा भेज पाओगे जो आपके लैपटॉप में होंगी, जूम, क्रोम, है ना, रनिंग। एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड सर्विसेज टू द एप्लीकेशन रनिंग ऑन द कंप्यूटर। चल, अब यहाँ पर देखो हमारे पास ना, अब जैसे मैंने आपको एक चीज क्लियर करी थी, 7 लेयर होती है और हर लेयर पे अपनी अपनी प्रोटोकॉल रन हो रही होती है। मैंने बोला था ना आपको अक्षर, है ना, यस सर। प्रोटोकॉल। तो ऐसे ही अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए था कि सर एप्लीकेशन लेयर की कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स है, क्योंकि आपने बोला था कि हर लेयर अपना अपना काम कर रही होती है, अपने अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो अक्षर एप्लीकेशन लेयर्स की जो प्रोटोकॉल होती है, जैसे कि देखो मैं आपको नाम बताता हूँ। एक है एच टी टी पी। क्या है एच टी टी पी? फुल फॉर्म देखो क्या है, हाइपर टेक्स्ट, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बिल्कुल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास एक और प्रोटोकॉल है, एच टी टी पी। यस। सेम काम कर रही है, बस उसमें एक चीज ऐड हो गई है, क्या? सिक्योर। जो एस है वो यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है। सिक्योरिटी बोल लो, सिक्योर बोल लो, ऐसे यानी वो सिक्योर है। ठीक है। अब ऐसा क्यों? अब पहले मैं आपको एच टी, मैं बहुत सारी प्रोटोकॉल्स अक्षर, मैं अभी आपको एच टी टी पी के बारे में बताना चाहता हूँ कि क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यूज भी बहुत करते हो, आए दिन यूज कर रहे होते हो। ठीक है। तो देखो, ये रहा आपका कंप्यूटर मान लो। ठीक है। और ये रहा, आपने अपने कंप्यूटर को कनेक्टिविटी करवा रखी है इंटरनेट से। इंटरनेट क्या है? एक नेटवर्क है। और वो एक ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर बहुत सारे नेटवर्क जुड़े हुए हैं। मेरे घर का नेटवर्क भी जुड़ा हुआ है, मेरे ऑफिस का नेटवर्क भी जुड़ा हुआ है, सोचो। तो जितने भी लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, आप उन सभी को डेटा भेज सकते हो। ऐसे ही अक्षत कंपनी ने क्या किया, मैंने बोला है आईटी स्किल पाथ है, उन्होंने भी अपनी वेबसाइट बनानी थी, उन्होंने वेबसाइट बनाई अपनी। एक सर्वर खरीदा उन्होंने, मैंने क्या बोला, उन्होंने एक मशीन खरीदी, एक सर्वर खरीदा। अब वो सर्वर पे आप कोई भी सर्विस चला सकते थे। ठीक है। उनको चाहिए था यहाँ पर कोई भी सर्विस नहीं, उनको चाहिए था कि लोग उनकी वेबसाइट देखे। तो उन्होंने सर्वर को बनाया वेब सर्वर। क्या बनाया? वेब वेब सर्वर। सर्वर। ठीक है। ऐसी बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, जैसे कि डीबीएमएस सर्वर, ये डेटाबेस का सर्वर होता है जहां पर आपका डेटा स्टोर हो रहा है। जैसे आपने फेसबुक में अकाउंट बनाया, आपने फेसबुक में अकाउंट तो बनाया बहुत बढ़िया, बट जो आपका अकाउंट का यूजर नेम है, पासवर्ड है, जो आपका डेटा है, वो कहाँ स्टोर हो रहा है? वो फेसबुक के डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। तो उसके लिए अलग हमारी सर्विसेज है, डीबीएमएस। ऐसे ही जो आप ये जीमेल कर पा रहे हो, ये आउटलुक यूज करते हो, वो क्या है? एक ईमेल सर्वर भी होता है हमारे पास, बहुत सारे सर्वर्स होते हैं। ठीक है। तो अक्षत जब मुझे बनाना था वेब सर्वर, तो मैंने एक वेब सर्वर की एप्लीकेशन है वो सॉफ्टवेयर डाला होगा, तो उससे क्या होगा, मेरे कंप्यूटर में एक पोर्ट ओपन हो जाएगा, एक प्रोटोकॉल सर्विस चलने जाएगी, एच टी टी पी या एच टी टी पी एस। अब आपके ऊपर है कि आप एच टी टी पी चलवा लो या एच टी टी पी एस चला लो। फर्क क्या होता है? ये सिक्योर है, वो सिक्योर नहीं है। कैसे भी समझाता हूँ आपको। मैं मानता हूँ मैंने एच टी टी पी चलाई, सबसे पहले हम एच टी टी पी ही आई थी हमारे पास नेटवर्क में वेब सर्वर को लेके, और फिर मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट चला दी, आई टी स्किल पाथ
.com मैंने वेबसाइट बनाई बहुत बेहतरीन, और इस जगह पे क्या करा, अपने लैपटॉप में अपने इन सर्वर पर चला दी, और इस सर्वर को कर दिया मैंने कनेक्ट इंटरनेट से। तो अब जितने भी लोग हैं, अगर उनको मेरे बारे में पता होगा, तो वो अपने अपने नेटवर्क से एक रिक्वेस्ट भेज सकते हैं नेटवर्क से होते हुए मेरे वेब सर्वर पे। बट वो कैसे करेंगे देखो, अब ऐसे व्हाट्सएप से तो आप ये वेबसाइट वाली रिक्वेस्ट भेजते नहीं हो। तो मैंने बोला अक्षत का रहा ये रहा अक्षत का लैपटॉप, और ये रहा मेरा लैपटॉप। तो हम क्लाइंट्स को जरूरत पड़ती है वेब ब्राउजर की। हम जो ऐसी वेबसाइट देखनी होती है, हमें क्या चाहिए होता है, वेब ब्राउजर। चाहे ब्राउजर। तो बिल्कुल, चाहे तो आप क्रोम ले लो, आपका मन करे तो मोजिला फायरफॉक्स ले लो, आपका मन करे तो आप ब्रेव यूज कर लो। एक ना एक वेब ब्राउजर चाहिए होगा, एक एप्लीकेशन चाहिए होगी, जिस एप्लीकेशन से आप वो काम करवा सकते होगे। आपको पता है जो वेब ब्राउजर है सिर्फ आपको वेबसाइट देखने में ही हेल्प करता है। यूट्यूब क्या है, वेबसाइट। फेसबुक क्या है, वेबसाइट। इंस्टाग्राम क्या है, वेबसाइट। आपको न्यूज देखनी है उसमें, वेबसाइट। ठीक है। तो आप अपने कंप्यूटर से वेब ब्राउजर से जब रिक्वेस्ट भेजते हो, तो मैंने बोला आपने वेब ब्राउजर से सर्च किया IT स्किल पाथ, तो आप उसके आगे ये भी लिखते हो कि आप HTTP की रिक्वेस्ट भेज रहे हो या HTTPS की रिक्वेस्ट भेज रहे हो, चेक कर लो आप। मैं अभी यहाँ पर अगर आपको शो करूँ, क्रोम पे गए, ठीक है, और अगर मैं इनकाउंटर में गया और मैं आपको यहाँ शो करता हूँ, मैं facebook.com लिख रहा हूँ, देखो ऐसी मैंने लिखा है यहाँ पर, बट मेरा वेब ब्राउजर देखना है कौन से में रिक्वेस्ट भेजेगा, देख रहे हो, पूरी रिक्वेस्ट देखोगे ना HTTPS। और मैं चाहूँ तो इसको HTTP देखते, क्या हम इसे भेज सकते हैं HTTP में? तो मैंने S हटा दिया और फिर भेजा मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं कि गई है, नहीं गई। तो फेसबुक सिर्फ HTTPS ही एक्सेप्ट कर रही है, HTTP में रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो ऑटोमेटिकली S में रीडायरेक्ट हो गया है। ठीक है। तो समझ में आया? तो वेब सर्वर जब भी चलाओगे, आप वेब सर्वर बनाओगे, तो आ गया तो आप HTTP या तो HTTPS। अब नेटवर्क से होते जब वो रिक्वेस्ट थी, उसके ऊपर बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको बताया था लेयर 7, लेयर 6, लेयर 5, लेयर 4, कुछ ना कुछ एडिशनल, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है नेटवर्क से होते हुए। वो जब रिक्वेस्ट गई, तो अगर जैसे कि सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP तो इसकी होगी। अब यहाँ तक डेटा पहुंच गया, अब कौन सी सर्विस के लिए वो डेटा आया है, वो जानने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट था, वो क्या था, पोर्ट नंबर। मैंने आपको लास्ट सेशन में पोर्ट नंबर के बारे में बताया था, लॉजिकल ओ, पोर्ट्स। यस। कितने लॉजिकल पोर्ट्स होते हैं? 65,536 लॉजिकल पोर्ट होते हैं। रेंज शुरू होती है 0 से, भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ऐसे हमारी रिक्वेस्ट पहुंची, तो ये HTTPS आपको ये सर्विस चलानी पड़ती है अपने सर्वर में। जब चलाओगे तो उस तरीके से बिहेव करता है। तो एप्लीकेशन लेयर की, एक तो मैंने आपको दो प्रोटोकॉल ये बता दी मैंने, ऐसे ही हमारे पास और बताता हूँ प्रोटोकॉल FTP। आप FTP सर्वर भी बना सकते हो, ये लो। एप्लीकेशन लेयर की एक और प्रोटोकॉल है DHCP। जब अगर आपको नेटवर्क में ऑटोमेटिकली IP प्रोवाइड करनी है, तो आपको अपने नेटवर्क में क्या चाहिए होगा, एक DHCP सर्वर। क्या चाहिए होगा अपने को, DHCP सर्वर। वही सर्वर के थ्रू आपकी ऐप, उसी सर्वर के थ्रू आप पे ऑटोमेटिकली IP मिल रही होगी। आप सोच रहे होगे कि भाई आपके घर में तो कोई आपने सर्वर लगा नहीं रखा, मानते हो ना? तो फिर कैसे मिल रही है आपको ऑटोमेटिकली IP? तो जो आपका वाईफाई का डिब्बा है, उसी के अंदर, वो डिब्बे के अंदर एक फंक्शनैलिटी और डाल दी कि भाई ये सर्विस भी उपलब्ध है। ठीक है। तो उस तरीके से ऑटोमेटिकली IP मिल रही है आपके कंप्यूटर्स को। ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूं कि एप्लीकेशन लेयर की और कौन कौन सी सर्विसेज है, तो हर सर्विस का अपना काम है। ये फाइल ट्रांसफर सर्विस है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलो। ठीक है। DHCP ऑटोमेटिक DNS, TFTP। तो अक्षत आपका काम क्या है, इन सर्विसेज के बारे में ना आपको रिसर्च करनी है, पढ़ाई नहीं करनी, रिसर्च करनी है कि FTP क्या कर रहा है। और ऐसी बहुत सारी सर्विसेज है, तो एप्लीकेशन लेयर सर की ये। टेलनेट भी इस पे ही हाँ वो है क्या? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये लो SSH और टेनलेट भी, जो आप ये बोल रहे हो टेनलेट, ये दोनों इसी के अंदर आती है। ओके। ठीक है। अब ये टेलनेट और SSH जो काम कर रहा है, क्या कर रहा है, सेम काम कर रहा है। जैसे HTTP और HTTPS सेम काम कर रहा है, एक वेबसाइट चलानी हो आपको, ये तो ये सर्विस काम आती है। ऐसी टेलनेट और SSH दोनों का रिजल्ट सेम है, बट एक सिक्योर है और एक सिक्योर नहीं।
फर्क यहाँ पर आता है। ऐसी बहुत सारी है, चलो समझ में आया। तो अब जब आपके कंप्यूटर ने देख लिया कि वो कौन सी एप्लीकेशन का वो डेटा है, फिर बस इसने कोई उस इंफॉर्मेशन में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करी, बस मार्किंग कर लिया एच टी टी पी का डेटा है, एच टी टी पी एस का है, किसका है, ठीक है। अब वो रिक्वेस्ट क्योंकि सेंडर था, तो एप्लीकेशन लेयर से जाएगी कौन से लेयर के पास, लेयर 6 के पास। तो अक्षत लेयर 6 में क्या क्या चीजें होती है बताओ, लेयर 6 कौन सी है हमारे पास, सर वो प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन। ठीक है, और अक्षर एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना है यहाँ पर, जब आप ये सर्विस चलाते हो ना अपने कंप्यूटर में एच टी टी पी एस, तो आपके कंप्यूटर का एक पोर्ट ओपन हो जाता है। जैसे एच टी टी पी का पोर्ट नंबर 80 होता है, पहले मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था। एच टी टी पी एस का पोर्ट नंबर क्या होता है, पोर्ट नंबर 443। ठीक है, मैं अभी यहाँ पर एफ टी पी का पोर्ट नंबर होता है, अगर मैंने एफ टी पी सर्विस इंस्टॉल करी मेरे लैपटॉप में, तो पोर्ट नंबर 20 और 21, ये दोनों पोर्ट नंबर हमारे एफ टी के लिए, क्या बोलते हैं, एफ टी पी के लिए तय करे हुए थे पहले से। ठीक है, कि बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल करोगे एफटीपी सर्वर तो यही पोर्ट नंबर ओपन होंगे। डीएचसीपी पोर्ट नंबर 67 और पोर्ट नंबर 68 यूज करता है दोस्तों। डीएनएस अगर आप सर्वर बनाओगे तो पोर्ट नंबर 53 ओपन रहेगा। टीएफटीपी सर्वर बनाओगे पोर्ट नंबर 69 दोस्तों। एसएसएच को इनेबल करते हो तो पोर्ट नंबर 22, ट्वेंटी और टू टेलनेट को इनेबल करते हो यानी ये सर्विस यूज करोगे तो पोर्ट नंबर 23। ऐसे ही पूरी 10 सर्विस ले देता हूँ, ये लो। एक एस एम टी पी ले देता हूँ, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोर्ट पोर्ट नंबर 25। ठीक है, और ऐसा बोला जाए 10 कंप्लीट करने के लिए, तो अभी तो ऐसे चलो, तो प्रेजेंटेशन लेयर पे आते हैं अक्षर। तो डेटा हमारे एप्लीकेशन लेयर से क्या प्रेजेंटेशन लेयर के पास। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती थी, अभी आप देखोगे तो डेटा हमारा सेंडर सेंड कर रहा है, तो अभी जो डेटा होगा वो किसी न किसी एप्लीकेशन के फॉर्मेट में होगा। तो अभी डेटा हमारे कौन से फॉर्मेट में होगा, एप्लीकेशन के। तो प्रेजेंटेशन लेयर मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि प्रेजेंटेशन लेयर एप्लीकेशन के फॉर्मेट में जो आपका डेटा है उसको ट्रांसलेट करती है। ट्रांसलेट बोल लो, कन्वर्ट बोल लो, ट्रांसलेट करती है दोस्तों नेटवर्क के फॉर्मेट में। ठीक है, और अगर नेटवर्क से डेटा आ रहा है मेरे कंप्यूटर में, तो डेटा आपको ऑब्वियसली बात है नेटवर्क के फॉर्मेट में होगा। तो वो वाइस वर्सा कर देती है, यानी नेटवर्क के फॉर्मेट से एप्लीकेशन लेयर के फॉर्मेट में जो हमारी ओरिजिनल पीडीएफ है, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो, उस फॉर्मेट में वापस रिकन्वर्ट भी कर सकती है। तो प्रेजेंटेशन लेयर का मेन काम क्या होता है, डेटा को ट्रांसलेट करना। मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया डेटा को ट्रांसलेट, यानी जो डेटा आपके एप्लीकेशन के फॉर्मेट में है उसको ट्रांसलेट कर दिया नेटवर्क के, और जो नेटवर्क के फॉर्मेट से आपके पास रिसीव हो रहा है उनको वापस एप्लीकेशन के फॉर्मेट में ट्रांसलेट कर देना। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन लेने अपना काम किया, बारी आई किसकी, लेयर 5 की। बात किसकी आई, लेयर 5 की। दैट इज सेशन लेयर, दैट इज सेशन लेयर दोस्तों। अक्सर सेशन लेयर क्या करता है, इसके तीन ही मेन काम है क्या, सेशन को एस्टैब्लिश करना, डेटा भेजने के लिए। जब सेंडर और रिसीवर के बीच में सेशन इस्टेब्लिश होगा तभी आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, वरना आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। सेशन से क्या होता है, आपका डेटा सिक्योर रहता है और एक पर्टिकुलर पाथ से ही आ रहा होता है, मतलब पाथ पर्टिकुलर नहीं होता, बट जो आपका डेटा है वो उसमें कोई मिसमैच नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे सेशन को इस्टेब्लिश करना, सेशन को मेंटेन रखना, जब तक आप डेटा भेज रहे हो तब तक वो सेशन मेंटेन रहना चाहिए। जब तक यहाँ पर मैं और यहाँ पर अक्षर क्लास में बैठे हुए हैं तब तक वो सेशन मेंटेन रहना चाहिए, और जब हमने डेटा भेज लिया तब सेशन को टर्मिनेट भी करना, ताकि आप और नए सेशन बना सको। ऐसा नहीं कि आप अनलिमिटेड सेशन बना सकते हो एक टाइम पे, यार लिमिट होती है। हमारे कंप्यूटर हम इंसानों से ज्यादा फास्ट है, बट उनकी भी अपनी अपनी लिमिट है। तो आप, हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि आपके कंप्यूटर मल्टीपल सेशंस बना सकते हैं एक टाइम पे, 100 200 सेशन बना सकते हैं, बट जितने ज्यादा सेशन बनाएंगे उतना ज्यादा वो काम कर रहे हैं, और जितने आपके कंप्यूटर की कैपेबिलिटी होगी उतना ही वो काम कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, रैम, रोम, प्रोसेसर, ये सब मैटर करता है आपके कंप्यूटर का। अब सेशन लेयर से वो डेटा, जो नेक्स्ट लेयर थी अक्षर, जो आपका आज का मेन टॉपिक है, लेयर 4। जैसे ही डेटा हमारे
लेयर 4 पे आता है। लेयर 4 कौन सी होती है हमारे पास अक्षर? ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट ले। है ना। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास जैसे ही यहाँ पर आता है, मैंने आपको बताया था कुछ अलग चीजें होती हैं यहाँ पर। क्या होता है यहाँ पर अलग चीजों में? डेटा पहले यहाँ पर छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होने लग जाता है। आपका जो एक कंप्लीट फाइल होगी, कभी भी हम नेटवर्क में वो कंप्लीट फाइल नहीं भेजते। हम उनको सीरीज ऑफ पैकेट्स में तोड़ते हैं, छोटे छोटे चंक्स में तोड़ते हैं, और उनके ऊपर एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करके फिर भेज रहे होते हैं। तो जैसे ही डेटा सेशन लेयर से आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है, तो वो यहाँ पर छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। तो अक्षय देखो, ऊपर के 3 लेयर अलग, जो नेटवर्क से मेन रिलेटेड जो काम ऐड हुआ, जो नेटवर्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऐड होने वाली है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर की इंफॉर्मेशन। ठीक है। जो अच्छा। नेटवर्क इंजीनियर को चीजें क्लियर होनी चाहिए, जो नेटवर्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करते हैं। तो जैसे ही दोस्तों डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर पे आया, उसको छोटे छोटे चंक्स में हमारे कंप्यूटर ने डिवाइड कर दिया। अब मैंने आपको अभी तक ऊपर से हमारी यही बात हो रही है कि हर लेयर पे कोई ना कोई प्रोटोकॉल काम कर रही होती है। प्रोटोकॉल क्यों काम कर रही होती है? क्योंकि हर लेयर का अपना अपना काम है, उसके अपने अपने सेट ऑफ रूल है। तो ऐसी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर है दोस्तों, इसके मैंने आपको दो सुपरस्टार, यानी दो ही हमारी मेन प्रोटोकॉल है। एक है टीसीपी और दूसरी कौन सी है? यूडीपी। यूडीपी। तो मेन प्रोटोकॉल है सिर्फ ट्रांसपोर्ट लेयर की, और तीसरी चौथी नहीं है। ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारी डेटा आप टीसीपी के तरीके से भेजना चाह रहे हो या यूडीपी के तरीके से भेजना चाह रहे हो, ये उस पर निर्धारित है। तो फटाफट से यहाँ पर देखो, मैं गीक्स फॉर गीक्स में ना, इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट ज्यादा आपको ऐसे मिल जाएंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर की दो प्रोटोकॉल थी, टीसीपी और एक यूडीपी। तो सबसे पहले मैं आपको शुरुआत करता हूँ ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या हो रहा है वो चीजों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने माना ऊपर से डेटा आया ही है, डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर में जैसे आया, छोटे छोटे चंक्स में तोड़ दिया गया। रहा तो वो डेटा ही ना, ऐसा थोड़ी कि डेटा का, हाँ डेटा को तोड़ दिया बट हर चंक में डेटा है कुछ ना कुछ, तो डेटा तो डेटा ही रहेगा। ठीक है। चलो, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो अब ये चंक हो गया, अब इसके ऊपर आपको डेटा कैसे भेजना है, चंक्स ये टीसीपी के तरीके से भेजोगे या यूडीपी के तरीके से, वो इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। तो मैं मानता हूँ अगर आप टीसीपी के तरीके से इन्फॉर्मेशन भेजोगे तो क्या क्या चीजें होने वाली है। तो सबसे पहले आपके जो डेटा पैकेट्स हैं, इनके ऊपर टीसीपी का हेडर ऐड हो जाएगा। मैंने क्या बोला? टीसीपी का हेडर। हेडर क्या होता है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जैसे ही डेटा आपका नेट ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आते ही आपके डेटा के ऊपर, जो अभी तक ऊपर की 3 लेयर पे नहीं हुआ था, एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड होना शुरू हो जाती है, यानी एक हेडर ऐड होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, ये रहा डेटा जो हमारा, मानता हूँ ये रहा वो चंक, चंक 1, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम बड़े फॉर्म में। इन चंक्स को मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ, मानते हैं वो चंक एक हिस्सा था, डेटा था, उसके आगे एक हेडर ऐड हो गया। ठीक है। तो हेडर क्या होता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर देखो, ट्रांसपोर्ट लेयर में अगर आप टीसीपी के तरीके से डेटा भेजोगे, तो वहां पर आपको रिलायबल कम्युनिकेशन मिलता था। रिलायबल यानी जितने डेटा पैकेट्स आपको भेजे वो सब के सब रिसीव होंगे, क्योंकि टीसीपी बोलता है अगर आप टीसीपी के तरीके से भेजोगे तो डेटा इज इम्पोर्टेंट। डेटा कितनी जल्द से जल्द पहुंचे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कंप्लीट डेटा मिलना इज इम्पोर्टेंट। डेटा में देखो, नेटवर्क में डेटा जल्द से जल्द मिले वो तो हमारा रहता ही है गोल। बट अगर कोई डेटा कॉम्प्रोमाइज हो गया, कोई खराब हो गया, तो मुझे ऐसा नहीं कि मैं स्किप कर दूं, मुझे वो डेटा भी चाहिए जो खराब हो गया सही फॉर्मेट में। तो वो टीसीपी ही करता है। अब यहाँ पर टीसीपी की वर्किंग देखो। टीसीपी यानी, अगर आप मानते हो, अगर आप यहाँ पर टीसीपी का हेडर ऐड करते हो, अगर आपने यहाँ पर डेटा के ऊपर टीसीपी का हेडर ऐड हुआ, तो क्या चीजें होती है टीसीपी का इंफॉर्मेशन, टीसीपी का फायदा क्या होगा? मैंने बोला ये रहा आपका सोर्स, ये रहा आपका डेस्टिनेशन। ठीक है। तो सब टीसीपी का फायदा क्या होता है? टीसीपी बोलता है रिलायबल। तो सबसे पहले टीसीपी ना धड़ाधड़ डेटा भेजने नहीं लग जाता कि भाई सोर्स ये है, डेस्टिनेशन ये, तो धड़ाधड़ डेटा भेजने लग जाए, ऐसा नहीं होता। टीसीपी में सबसे पहले होता है 3 वे हैंडशेक। टीसीपी की खासियत ये थी, क्या बोला मैंने? 3 वे ठीक है हैंडशेक। है।
बिल्कुल, टीसीपी की खासियत थी थ्री वे हैंडशेक। थ्री वे हैंडशेक से ये गारंटी मिलती थी कि रिसीवर अवेलेबल है। जैसे कि डेटा आपका ये रहा, अभी डेटा डेटा नहीं भेजेगा पहले, पहले ये एक रैंडम मैसेज भेजेगा जिसको हम बोलते हैं टीसीपी का सिंक मैसेज। सिंक मैसेज बेसिकली एक हाय मैसेज होता है। जब भी आप सेशन में आए तो हम क्या बोलते हैं, हाय हाय अक्षत, हाय सुमित सर। तो हम एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं, आते ही धड़ाधड़ डेटा थोड़ी भेज रहे हैं। तो ऐसा ही टीसीपी कर रहा है कि टीसीपी, अगर आप सेंडर और रिसीवर अगर टीसीपी के तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले उन्हें थ्री वे हैंडशेक यहाँ पर अचीव करना होता है। यानी सिंक मैसेज भेजेगा सेंडर, हाय आर यू अवेलेबल तरीके से, ऐसे मान लो। जब वो सिंक मैसेज हमारे टीसीपी का, जो पीसीए ने जनरेट किया था पीसीबी के लिए, पीसीबी के पास पहुंचेगा, तो पीसीबी का भी एक फर्ज बनता है उसको रिप्लाई करना। तो नेटवर्क के थ्रू वो एक टीसीपी का ही दूसरा मैसेज भेजेगा जिसको हम बोलते हैं सिंक प्लस एक्नॉलेज मैसेज। यानी वो भी अपना हाय भेजेगा, सिंक मैसेज भेजेगा, और एक्नॉलेज भी करेगा कि जो आपने मुझे सिंक भेजा था, मुझे वो रिसीव हुआ। उसने भी हाय भेजा और एक्नॉलेज भी किया कि जो आपने सिंक पैकेट भेजा था, मुझे वो रिसीव हुआ, तभी मैं आपको सिंक भेज रहा हूँ। तो टीसीपी का जो आपका पहला मैसेज होता है वो सिंक मैसेज होता है। जो दूसरा मैसेज होता है दोस्तों, जो रिसीवर भेजेगा हमारे सेंडर को, सिंक प्लस एक्नॉलेज, और थर्ड मैसेज, क्योंकि थ्री वे हैंडशेक है, तीन मैसेज जरूर होंगे। तो जब हमारे पास सेंडर के पास रिसीवर का सिंक आया और एक्नॉलेज आया, तो उसको भी एक्नॉलेज करना पड़ता है कि भाई साहब जो आपने मुझे सिंक भेजा, मुझको भी एक्नॉलेज हुआ। इसी के बाद जब ये थ्री वे हैंडशेक इन दोनों के बीच में अचीव हो गया, तब जो डेटा भेजना था, जैसे वो डेटा के मैंने बोला 12 पीसीस कर लिए, ठीक है। अब डेटा तो बहुत बड़ा है यहाँ पर, छोटे छोटे पैकेट्स में, छोटे छोटे पीसीस में उनको डिवाइड कर लिया। ये लो। ठीक है। मैंने पूरी म्यूजिक फाइल थी, एक ही फाइल थी म्यूजिक फाइल, ठीक है, वो 12 हिस्से में तोड़ दी गई, ठीक है। चलो, थ्री वे हैंडशेक भी हो गया। तो देखो, जब हम तोड़ देते हैं तो हम उसके ऊपर मार्किंग भी ऐड करनी पड़ती है, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा। क्योंकि अगर ये मार्किंग नहीं होगी, तो कौन सा कोई हिस्सा पहला आ गया, हिस्सा बाद में आ गया, तो उससे डेटा हमारा करप्ट हो सकता है, डेटा इनफॉर्मल वे में आ सकता है, तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो डेटा सही वे में, अगर इन ऑर्डर वे में भी आए, तो इन सीक्वेंस नंबर को देख के हम उसको ऑर्डर वे में अरेंज कर सकते हैं, तो ये सीक्वेंस नंबर भी ऐड होता है। ठीक है, चलो। अब यहाँ पर देखो तो क्या हुआ, जब थ्री वे हैंडशेक हो गया, तो यहाँ पर नहीं हमारे पास उसी के बाद हम डेटा भेज सकते हैं सेंडर और रिसीवर। अब यहाँ पर क्या होता है, अब देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे। एंड टू एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, फ्लो कंट्रोल। तो अब यहाँ पर देखो, टीसीपी, अगर आप टीसीपी के तरीके से भेजते हो, तो पहला मैंने आपको बताया क्या चीज हुआ आपका, थ्री वे हैंडशेक। दूसरा इसका बेनिफिट क्या होता है, फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल यानी कितना डेटा भेजे ताकि रिसीवर एक्सेप्ट कर पाए, कितना डेटा भेजूं ताकि रिसीवर एक्सेप्ट कर पाए। भाई देखो, हर कंप्यूटर की कैपेबिलिटी एक क्या बोलते हैं, इक्वल नहीं होती अक्षत। कोई हमारे कंप्यूटर हाई एंड होते हैं, जो ज्यादा डेटा भेज सकते हैं, ज्यादा डेटा रिसीव कर सकते हैं। कोई लैपटॉप हमारे कम कैपेबल होते हैं कि भाई उनकी स्पीड इतनी अचीव नहीं हो सकती जो हमारे हाई एंड लैपटॉप की हो पा रही है, उनकी अपनी कैपेबिलिटी है। तो अगर आप टीसीपी क्या क्या बोलते हैं, हेडर ऐड कर रहे हैं, तो टीसीपी में आपका फ्लो कंट्रोल मैनेज होता है कि भाई ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर पीसीए की लिमिट थी कि वो 6 डेटा एक बारी में भेज सकता है, बट मैंने बोला यहाँ पर जो पीसीबी की लिमिट थी, वो दो ही डेटा एक बारी में रिसीव कर सकता है और सेंड कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लो कंट्रोल मेंटेन होगा। तो पीसीए को जब पता चला कि भाई यहाँ पर जब ये थ्री वे हैंडशेक कर रहे हैं ना, तो ये अपनी बारे में इंफॉर्मेशन शेयर भी कर देते हैं थ्री वे हैंडशेक में, कि भाई मेरी अभी मेरी जो कैपेबिलिटी है, वो 6 डेटा एक बारी में भेजने की है। ऐसे ही जब ये सिंक और एक्नॉलेज भेज रहा है, तो ये जो रिसीवर है ये भी अपनी कैपेबिलिटी यहाँ पर शेयर कर देता है कि भाई मेरी भी कैपेबिलिटी है कि मैं 2 डेटा अभी एक बारी में रिसीव भी कर सकता हूँ और सेंड भी कर सकता हूँ। तो ऐसे में जब ये पीसीए को पता चला कि भाई अगर मैं ज्यादा भेज दूंगा, तो मैंने यहाँ पर 6 भेज दिए, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, इसकी कैपेबिलिटी तो भाई 2 की थी, ये 2 ही एक्सेप्ट कर पाएगा, बाकी तो ये इवेंचुअली एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएगा, वो ड्रॉप हो जाएंगे। और ये मुझे फिर क्या करेगा, एक्नॉलेज करेगा।
टीसीपी में हमारे एक्नॉलेजमेंट का बहुत यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस है कि अगर दो पैकेट भेजे तो अगले दो नहीं भेजूंगा जब तक मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती। अगले दो नहीं भेजूंगा जब तक मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती। ठीक है। तो यहाँ पर वही था कि इसने दो भेजे, इसने भेजे छह, एक्नॉलेजमेंट सिर्फ दो की आ रही है। तो इसको ये मेहनत वापस करनी पड़ेगी, तो ऐसा क्यों करें। तो टीसीपी बोलता है मैं मैनेज करता हूँ फ्लो को। तो टीसीपी में हमारा होता है फ्लो कंट्रोल, कि यहाँ पर जब दोनों ने अपनी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करी है, ये कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, छह डेटा भेजने और दो डेटा भेजने वाली, इसको बोलते हैं विंडो साइज। क्या बोलते हैं यहाँ पर अक्षर, विंडो, साइज। विंडो साइज। विंडो साइज होती है हमारे डिवाइस की केपेबिलिटी, हाउ मच डेटा कैन वी रिसीव पर यूनिट। पर यूनिट यानी किसी न किसी टाइम के बेस में, एक सेकंड में चेक कर रहे हो, एक मिनट में चेक कर रहे हो कि विंडो साइज क्या भी आपके कंप्यूटर कितना डेटा आप एक्सेप्ट और सेंड कर रिसीव कर सकते हो। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो यहाँ पर जब छः और दो दिख रहा है, तो यहाँ पर जो हमारा पीसीए है ये फ्लो को कंट्रोल करेगा और अपना विंडो साइज इस सेशन के लिए डिक्रीज कर देगा और कर देगा इक्वल टू दो। इसकी केपेबिलिटी छः की थी, बट इसने इस पर्टिकुलर सेशन के लिए जो पीसीबी के साथ बना है उसके लिए अपना विंडो साइज कर दिया दो। तो अब ये छः छः नहीं, अब इसने पहले दो पैकेट्स भेजे यहाँ पर अक्षर। ठीक है, जब ये भेज दिए तो इसको उम्मीद है कि भाई विंडो साइज के हिसाब से पीसीबी को ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, अगर नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो मेरा डेटा नेटवर्क से होते हुए पीसीबी के पास पहुंचेगा, वो एक्सेप्ट करेगा। मैंने बोला पहले तो हिस्से हमारे हमारे पीसीबी के पास बिना किसी एरर के, नेटवर्क में उसमें एरर भी होता है, आपने सही भेजे थे बट नेटवर्क में एरर से हमारा डेटा करप्ट भी हो सकता है। नेटवर्क में एरर नहीं था मानता हूँ, और डेटा सही सलामत पहुंचा, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद ये अगले दो नहीं भेजेगा। यहाँ पर जो हमारा रिसीवर था ये एक्नॉलेज करेगा कि भाई मुझे जो आपने सीक्वेंस नंबर वन और टू भेजे थे पैकेट्स के, वो यहाँ पर रिसीव हो गए। जब एक्नॉलेजमेंट मिलेगी तभी जो, अब इसके पास देखो विंडो साइज दो था, तो ये अगले दो भेजेगा, तीन और चार भेजे। मैंने बोला रास्ते में कोई प्रॉब्लम हुई, तीन वाला जो हमारा चंक था जिसके ऊपर एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट चौथे नंबर का पैकेट था उसमें एक जीरो हमारा वन में बदल गया, यानी कोई ना कोई सिग्नल हमारा चेंज हो गया, डेटा हो गया हमारा करप्ट। तो ये हमारे रिसीवर ने एक्सेप्ट नहीं किया होगा। तो रिसीवर जब रिसीव कर रहा होता है तो वो ये भी चेक करता है कि डेटा में कोई एरर तो नहीं है। रिसीव तो डेटा हमारे पास होता है तो ये हम चेक भी कर सकते हैं डेटा में कोई एरर तो नहीं है, अगर एरर होगा तो भी हम ड्रॉप कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो ऐसे केस में क्या करेगा हमारा पीसीबी, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट देगा हमारे तीसरे नंबर वाले पैकेट की, कि भाई मुझे जो मिला वो सिर्फ तीसरा ही मिला, चौथे नंबर वाला मिलने के बाद भी उसने ड्रॉप कर दिया क्योंकि वो करप्ट हो गया था। इसलिए वो जो पीसीबी है उसने एक्नॉलेजमेंट किया सिर्फ थ्री का। तो यहाँ पर जो हमारा पीसीए था वो समझ गया कि भाई इसे चौथा नहीं मिला, तो ऐसे में क्या करेगा, ये चौथा वापस रीसेंड करेगा और साथ ही साथ क्योंकि विंडो साइज दो का था, क्यों अपने टाइम वेस्ट करना, तो इस बार ये चार और पांच भेजेगा, पांच और छह नहीं, चार और पांच, जो मिस हुआ वो भी, क्योंकि एक स्पेस और बची हुई थी तो अगला वाला भी भेज सकता है। मैंने बोला इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो चार और पांच दोनों पहुंच गए बल्ले बल्ले, तो इसने एक्नॉलेजमेंट करी चार और पांच की। तो ऐसे कुछ काम हो रहा होता है। तो आपने देखा हर बार डेटा भेजने के बाद जो उनकी फुल कैपेबिलिटी थी वो एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर हमारा टाइम लगेगा, सेंडर और रिसीवर हम भेज भी रहे हैं फिर वेट भी कर रहे हैं, कोई मिस हो जाएगा उससे रीसेंड भी कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारा क्या हो रहा है, डेटा की रिलायबिलिटी मिल रही है, रिलायबिलिटी यानी एश्योरेंस मिल रहा है कि कंप्लीट डेटा मिलेगा। तो टीसीपी हमारा थ्री वे हैंडशेक प्रोवाइड करता है, फ्लो कंट्रोल को मैनेज करता है, और देखो रिलायबल डेटा डिलीवरी, रिलायबल यानी एश्योरिटी के साथ कि भाई कंप्लीट डेटा मिलेगा। मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग हो जाता है कि मल्टीपल सेशंस बना सकते हैं हम। ठीक है, और कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, तो मैं पहले बोलूंगा। हम्म, तो यहाँ पर देखो, अगर कोई मुझे टीसीपी के कोई पॉइंट्स पूछे, थ्योरेटिकल पॉइंट्स पूछे, तो पहला तो मैं सबसे पहले क्या बोलूंगा, थ्री वे हैंडशेक प्रोवाइड करता है। अगर आप टीसीपी चुनते हो अपना कनेक्शन पार्टनर, सेंडर रिसीवर के बीच में थ्री वे हैंडशेक, ठीक है, जिससे क्या होता है डेटा रिलायबिलिटी प्रोवाइड होती है। ठीक है,
मैं ऐसे भी बोलूंगा जो टीसीपी है हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। क्या बोला? कनेक्शन ओरिएंटेड। अगर थ्री वे हमारा हैंडशेक नहीं हुआ तो ये डेटा नहीं भेजेगा। तो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। मैनेजेस फ्लो कंट्रोल अकॉर्डिंग टू द विंडो साइज। फ्लो को कंट्रोल कैसे मैनेज करेगा? विंडो साइज को देख के मैनेज करेगा, कितना डेटा भेजे ताकि रिसीवर एक्सेप्ट कर पाए। फ्लो को कंट्रोल करना अकॉर्डिंग टू द विंडो साइज, अकॉर्डिंग टू द विंडो साइज। चलो, ये क्लियर हुआ। विंड फ्लो कंट्रोल, विंडो साइज, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक्नॉलेजमेंट यूज होती है। तो देखो, इसीलिए हम इसको ऐसा बोलते हैं, स्लोअर देन यूडीपी। अगर आप टीसीपी चुनते हो तो भाई ये स्लोअर है एज कंपेयर टू यूडीपी। चलो, अब यहाँ पर शायद अगर अब मेन चीज ना, ये थ्योरी नहीं थी, मेन चीज क्या थी जो मैंने आपको पढ़ाया। अब ये हेडर में क्या इन्फॉर्मेशन ऐड होती है सुमित सर, मुझे वो भी जानना है। तो देखो यहाँ पर, अब ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको यहाँ पर गूगल चलते हैं, टीसीपी का हेडर। ये मुझ बेटर है, ठीक है। और चलो, तो यहाँ पर देखो आपके सामने टीसीपी का लेफ्ट हैंड साइड में जो मैंने बनाया है, ये है टीसीपी का हेडर। टीसीपी का हेडर यानी डेटा रहा, ये एप्लीकेशन लेयर से गया प्रेजेंटेशन लेयर पे, वही डेटा सेशन लेयर पे गया, और जैसे ही डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है, डेटा के ऊपर एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड होना शुरू हो जाती है। डेटा टीसीपी के तरीके से जाएगा या यूडीपी? अगर टीसीपी के तरीके से आएगा तो ये रही वो एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऐड होती है एडिशनल, यानी यहाँ पर जो ब्लॉक्स लिखे हुए हैं ना, वो यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन है। अब मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर एक्चुअली देखो कितनी रो है। एक रो, दो रो, तीन, चार, पाँच, छ, छह रो है। ये क्या है? रो। आई होप आपको रो और कॉलम में फर्क पता हो। तो यहाँ पर हमारे पास छह रो होती। हर रो में हमारे पास 0 से लेके 31 तक बिट्स अवेलेबल होती है। अगर मैं इन टोटल बोलूं तो 32 बिटें होती है, क्योंकि मैं 0 से शुरुआत कर रहा हूँ, मैं 0 को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। इसीलिए यहाँ पर 31 तक हमारी बिटें जा रही है। होती 32 बिटें, हर रो में 32 बिटें। तो यहाँ पर देखो, 16 16 बिटों का हमारा यहाँ पर हाफ होता है। 16 बिटें पहले हाफ में होंगी, 16 बिटें दूसरे हाफ में। हर रो में दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो पहली रो है, फर्स्ट रो में, तो उसमें क्या इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है? कौन भेज रहा है उसका पोर्ट नंबर, और कहाँ भेजना है उसका पोर्ट नंबर। भाई साहब, पोर्ट नंबर की बात कर रहा हूँ। कल आपको मैंने पोर्ट नंबर बताया था, जब मैंने आपको सेशन लेयर बताया था। वहां पर सेशन कैसे आइडेंटिफाई होते हैं? विद द हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर। दोस्तों, आइडेंटिफाई सेशन लेयर पोर्ट्स को देख के आइडेंटिफाई करता है कि सेशन कौन सा था, बट वो पोर्ट की इंफॉर्मेशन ऐड कहाँ हो रही है? वो हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर में ऐड हो रही है। दोस्तों, चाहे आप टीसीपी के तरीके से डेटा भेज लो, चाहे आप यूडीपी के तरीके से डेटा भिजवा लो, पोर्ट नंबर दोनों में ही कंपलसरी होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका पोर्ट नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। पोर्ट नंबर। तो ये जो पोर्ट नंबर है, कौन से पोर्ट नंबर की बात हो रही है? लॉजिकल पोर्ट्स की बात हो रही है। आपके कंप्यूटर में टोटल 65,536 लॉजिकल पोर्ट होते हैं। 0 से लेके 65,535 तक इनकी रेंज चलती है, जिसमें से जो आपका पोर्ट नंबर 0 है वो क्या हमारा
रिजर्व, तो यानी आप कहाँ से लेके कहाँ तक पोर्ट नंबर यूज कर सकते हो, 1 से लेके 65,535 तक, जिसमें से भी मैंने आपको 3 कैटेगरीज बना के दिखाई थी। नाम मत भूलना उन कैटेगरीज के दोस्तों, आगे चल के भी बार बार पूछते रहूंगा। वेल नोन पोर्ट की कैटेगरी याद करो, रजिस्टर पोर्ट की कैटेगरी, और रैंडम पोर्ट्स की कैटेगरी। ठीक है, 3 कैटेगरी बनाई थी हमने लॉजिकल पोर्ट्स में। ठीक है, अब वेल नोन पोर्ट की कैटेगरी क्या थी, 1 से लेके 1023। अरे मैंने अभी आपको एप्लीकेशन लेयर में बताया ना, HTTP कौन से पोर्ट में चलता है, पोर्ट नंबर 80। HTTPS, ये सर्विसेज जो चल रही है कौन से पोर्ट में चल रही है, याद करो। सर्विसेज अपना अपना काम कर रही थी, बट चलने के लिए पोर्ट नंबर चाहिए, तो वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं 443। तभी ये वेल नोन बोला कि पहले से ही वो सर्विसेज तय थी जो बाय डिफॉल्ट चलेंगी। FTP देख लो, अभी मैंने ऊपर लिखवाया था आपको, पोर्ट नंबर 20 और 21 यूज करता है। तो ये वेल नोन पोर्ट्स की बात हो रही है दोस्तों, है ना। ऐसे रजिस्टर पोर्ट की जो रेंज थी हमारी, 1024 से लेके 49151 तक। फिर रैंडम पोर्ट की रेंज 49152 से 65,535। क्योंकि देखो जहां पर आप डेटा भेजो जिस सर्विस के लिए, उसका पोर्ट नंबर तो ओपन रहेगा वो फिक्स। अब मैं यूट्यूब में डेटा रिक्वेस्ट मार रहा हूँ तो पोर्ट नंबर, अगर मैं HTTP से मार रहा हूँ तो डेस्टिनेशन IP यूट्यूब की हो गया और पोर्ट नंबर 443 ही ओपन होगा। बट मेरे कंप्यूटर का भी एक पोर्ट ओपन होगा, मैंने कोई सर्विस नहीं चलाई बट सेशन बनाने के लिए मेरा भी पोर्ट नंबर ओपन होगा। तो जो मेरे कंप्यूटर का पोर्ट नंबर ओपन होगा वो एक टेम्पररी पोर्ट नंबर होगा, तो वो अधिकतर जो ओपन होता है वो हमारे रैंडम पोर्ट की रेंज में से ओपन होता है, जो आपकी रेंज सामने है। तो हर सेशन में आपके कंप्यूटर का भी, क्योंकि अगर आप सर्विस नहीं चला रहे, आप क्लाइंट हो, तब भी आपका पोर्ट नंबर ओपन होगा सेशन बनाने के लिए, आपका भी एक पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन का भी एक पोर्ट नंबर, तब जाके वो एक सेशन बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पोर्ट नंबर थे। तो यहाँ पर TCP के हेडर में आप इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हो, अगर आप सेंडर के पोर्ट नंबर बता रहे हो तो पहले 16 बिटों में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है, और डेस्टिनेशन का कौन सा पोर्ट नंबर ओपन है आपको बाकी जो बचे हुए 16 बिटें हैं उन पे रिप्रेजेंट करना होता है। तो देखो यहाँ पर पहले हाफ को जो पहला हाफ है आपका सोर्स पोर्ट के लिए, कौन भेज रहा है उसका पोर्ट नंबर, और कहाँ भेजना है उसका पोर्ट नंबर। तो पोर्ट नंबर हमारे देखो यहाँ पर 16 बिटों के होते हैं, तो ध्यान रखना पोर्ट नंबर आपके क्या होते हैं जो लॉजिकल पोर्ट्स हैं, ये 16 बिट की वैल्यू होती है। 16 बिट यानी दो ही ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, 0 या 1। अगर मैं बोलूँ कि 2 की पावर 16, तो जो मैंने आपको ये वैल्यू बताई थी 65,536, तो ये 2 की पावर 16 का ही आंसर है। तो पोर्ट नंबर हमारे 16 बिटों में रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि जब 2 की पावर 16 करूंगा तो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो अब सेकंड रो देखो हमारी यहाँ पर क्या आ रही है, सीक्वेंस नंबर। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दिया जाता है, उसके बाद उन डेटा के ऊपर हम क्या करते हैं, सीक्वेंस नंबर ऐड करते हैं, ताकि हम वहाँ पर मेंटेन कर पाए कि कौन सा वो हिस्सा है चंक का, पहला चंक, पहला हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है, तीसरा है, मिडिल में है या लास्ट हिस्सा। सीक्वेंस नंबर नहीं होगा तो सेंडर को तो पता था कि मैंने तो सही ऑर्डर में तोड़ा है, बट रिसीवर कैसे मान ले कि मेरे पास सही ऑर्डर में रिसीव हुआ है, तो वो सीक्वेंस नंबर से। तो सीक्वेंस नंबर के लिए हमारे पास देखो यहाँ पर एक पूरी रोड डेडिकेटेड है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, सॉरी, जो हमारा TCP का हमारा हेडर है, सीक्वेंस नंबर के लिए पूरी की पूरी रो, यानी पूरी की पूरी 32 बिट है हमारे सीक्वेंस नंबर के लिए, कि कौन सा सीक्वेंस नंबर है आप वो रिप्रेजेंट कराओ। तो तुम्हारे पास कितनी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, तो 2 की पावर 32, का आंसर हो तो 400 करोड़ समथिंग की वैल्यू होती है दोस्तों। उतने ऑप्शंस अवेलेबल है, उतने सारे सीक्वेंस नंबर आप डाल सकते हो। मैंने बताया था TCP हमारा एक्नॉलेजमेंट भी बहुत सारा डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर देखो एक्नॉलेजमेंट की वैल्यू के लिए भी एक रो दे रखी है, वो भी 32 बिटों की, कि कौन से पैकेट का, कौन से जो आपका यहाँ पर डेटा आया है किसका आप एक्नॉलेज कर रहे हो। तो एक्नॉलेज करने के लिए भी आपकी देखो ये रही वैल्यू, थर्ड रो में आपके पास एक्नॉलेजमेंट की ही वैल्यू जाएगी। अक्षत, यहाँ तक कोई डाउट समझने में दोस्त। नो सर। चलो, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, हाँ, सर एक्चुअली ये चीजें रिवाइज भी हो रही है है कि ना। मैंने। हाँ जी।
हाँ, बस हाँ, ये वही। ठीक है ना। बस रिलेट करना, जहां आपको डाउट आया बिल्कुल पूछ लेना। क्या? एक्नॉलेजमेंट नंबर, अभी तो मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, फिर थोड़ा और आगे चलेंगे तो आपको इसको पैकेट्स को भी कैप्चर करके आपको प्रूव करना दिखाऊंगा। बट अभी थ्योरी जानना है या फिर रिवाइज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके। एक्नॉलेजमेंट नंबर क्लियर हुआ। फिर जो हमारी चौथी रो है उसमें देखो बहुत सारी वैल्यूज आ गई। तो जो पहला हाफ था अक्षर उसी में हमारे पास कुछ वैल्यूज आ गई। दूसरे हाफ में हमारे पास एक विंडो साइज का ऑप्शन है। फ्लो कंट्रोल कैसे होता है विंडो साइज को देख के अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो चौथा रो है अक्षर, इसमें ये चार वैल्यू है। अब मैं इन चारों वैल्यू को बताता हूँ क्या है। जो यहाँ पर ये डीओ लिखा है ना, एक्चुअली ये हमारा होता है हेडर लेंथ। क्या होता है? हेडर लेंथ। यहाँ पर जो ये वैल्यू होगी डीओ में लिखी होती है, ये चार बिट, जो स्टार्टिंग के चार बिट होंगे आपके चौथे रो में, वो ये हेडर लेंथ को आइडेंटिफाई करने में होती है। हेडर लेंथ यानी कितने बाइट की एडिशनल इंफॉर्मेशन आप ऐड कर रहे हो, उसका भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन हम ऐड करके भेजते हैं। क्योंकि यार दोस्तों होता क्या है, अगर नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम होगी तो यही इसी के अंदर जो वैल्यूज होंगी। जैसे कि मैंने आपको क्या करा, मैंने आपको 5 किलो प्याज दिए। मैं मैंने आपको 5 किलो प्याज भी दिया, मैंने एक टैग भी लगाया। जब आपके पास पहुंचा तो आपने टैग देखा इसमें 5 किलो लिखा हुआ है, आपने तोला जब वहां पर तो उसमें 3 किलो है, तो इसमें समझ में आ गया कोई गड़बड़ है। तो आप उस प्याज को एक्सेप्ट नहीं करोगे। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई मैं प्याज के नाम पे, ठीक है। बट अगर आपने वो तोला, टैग देखा 5 किलो है, जब तोला तो 5 किलो निकला, तो आपको समझ में आया गड़बड़ नहीं है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर भी करते हैं। हम कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन डेटा में ही भेज रहे हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो जो हेडर लेंथ है ये आइडेंटिफाई करवाती है कितने बाइट की एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है। अगर ये चेंज होगा, रिसीवर ने कंप्यूट किया कि भाई जो एक्चुअल हेडर है उसकी वैल्यू अलग है, और जो ये हेडर लेंथ में वैल्यू लिखी हुई वो अलग है, यानी डेटा में कोई एरर है, ठीक है। एक तरीके से ध्यान रखने वाली बात होती है। फिर हमारे पास लिखा हुआ है रिजर्व। एक्चुअली जो ये रिजर्व लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर लिखता हूँ, जो ये रिजर्व है, यहाँ पर हमारी 6 बिटें होती हैं। स्टार्टिंग की 4 बिटें तो हमारी हेडर लेंथ के लिए हमने रिजर्व करा ली। जो बाकी की 6 बिटें हैं वो रिजर्व्ड है, किसी भी चीज के लिए एसोसिएटेड नहीं है। ये 6 के 6 बिटें हमारी एज इट इज रहती है। अभी हमने ये किसी के लिए भी, हम किसी भी चीज के लिए फिक्स नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं ये फ्लैग। क्योंकि पहला हाफ भी हमारा 16 बिटों का है, तो पहले हाफ में हमारी देखो 10 बिटें तो हो गई है, 4 बिटें हमारी हेडर लेंथ के लिए, बाकी 6 बिटें रिजर्व थी, किसी भी चीज के लिए नहीं। तो जो ये फ्लैग है दोस्तों, ये हमारी रेस्ट 6 बिटें यूज कर रहे होंगे। अब होता क्या है यहाँ पर देखना, एक्चुअली यहाँ पर तो फ्लैग दिख दिया, पर इसके अंदर ना फ्लैग्स में एक्चुअली 6 वैल्यू होती है। जैसे आ, हमारे फ्लैग होते हैं सिंक फ्लैग, एक्नॉलेज फ्लैग, ठीक है, पुश फ्लैग, रीसेट फ्लैग, अर्जेंट फ्लैग, ठीक है, फिन फ्लैग। ये 6 फ्लैग्स होते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ फ्लैग लिखा हुआ है, मैंने आपको फ्लैग्स की वैल्यू भी बता दी। ये 6 फ्लैग्स होते हैं, हर फ्लैग के लिए एक एक बिट है। तो जिस भी फ्लैग की वैल्यू ऑन होगी तो हमें रिप्रेजेंट करना होगा, तो उसको 1 लिख देंगे, और वो काउंट नहीं हो रहा होगा तो 0 लिख देंगे। याद करो दोस्तों, मैंने आपको याद है 3 वे हैंडशेक में आपका पहला मैसेज होता है सिंक मैसेज। तो एक्चुअली वो कुछ डेटा नहीं होता है, एक रैंडम मैसेज होता है जिसमें हमारा सिंक वाला फ्लैग ऑन होता है, ठीक है। तो ये फ्लैग जैसे होते हैं, बाकी फ्लैग हमारे ऑफ होंगे। तो जब रिसीवर के पास हमारा सिंक पहुंचा हमारे सेंडर का, तो वो क्या करता है, सिंक प्लस एक्नॉलेज। तो वही टीसीपी के हेडर में वो फ्लैग्स भी ऑन कर देगा। क्या कर देगा, सिंक प्लस एक्नॉलेज का फ्लैग ऑन कर देगा, बाकी सब कुछ छोड़ देगा। तो सिंक आपको समझ में आया है होता है, एक्नॉलेज हमारा एक्नॉलेज करने के लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ऐसे ही हमारा जो अर्जेंट फ्लैग है या जो फिन फ्लैग है, इन हर फ्लैग की अपनी अपनी वैल्यू होती है। तो जो अर्जेंट फ्लैग है अगर ये ऑन होगा दोस्तों, तो ये बता रहा होता है कि डेटा हमारा अर्जेंट है। कितना अर्जेंट है वो नहीं, बट ये डेटा अर्जेंट है। अगर ये ऑफ होगा तो वो डेटा हमारा अर्जेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेटवर्क में हम उसको ड्रॉप भी कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आ गई। तो हमें देखो हम क्या करते हैं, देखो नेटवर्क क्या है, एक हाईवे, एक रास्ता। भाई आप भी चलो ऐसे मान सकते हैं कि भाई आप भी अपने घर से निकले ऑफिस के लिए, हाँ, और क्या बोलते हैं, रास्ते में मिल गया ट्रैफिक जैम। अब ट्रैफिक जैम में एक एम्बुलेंस आ रही है, तो सबसे पहले आप निकलोगे अक्षत या एम्बुलेंस निकलेगी ट्रैफिक में? एम्बुलेंस निकलेगी। क्यों? एम्बुलेंस। क्यों? क्योंकि भाई हमने उसके लिए बना रखी अर्जेंसी, हमें पता है कि भाई एम्बुलेंस आएगी तो इम्पोर्टेंट है, उसमें हम लेट हो जाए हमारा कोई नहीं, बट उसमें जान मान का खतरा है यार। देखिए जान इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। तो ऐसे ही हमने नेटवर्क में ना
कोई सिग्नल्स बना देता कि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि भी नेटवर्क में कोई कंजेशन हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो किसी न किसी डेटा को हमें ड्रॉप करना होता है, ताकि नेटवर्क में थोड़ा पाथ बने, नेटवर्क थोड़ा खाली हो, तो जो डेटा इंपॉर्टेंट है वो जल्द से जल्द एग्जीक्यूट पहुंच जाए। तो ये फ्लैग्स हमारे, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन काम कर रही होती है। अब फिन फ्लैग क्या होता है? फिन फ्लैग हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में रिसीवर को कि भाई ये आखिरी हिस्सा है उस पूरे डेटा का, इसके बाद कोई और डेटा नहीं आने वाला। जैसे यहाँ पर हमारे सेंडर ने 12 पैकेट भेजे थे, तो जो 12वां पैकेट होगा ना आखिरी हिस्सा, इसमें फिन फ्लैग को ऑन कर देगा, यानी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी 12 बिट हमारे चंक में, उसमें वो जो फिन फ्लैग होगा उसे ऑन कर देगा। तो रिसीवर को जो 12वां हिस्सा मिलेगा तो वो समझ जाएगा ये 12वां हिस्सा लास्ट हिस्सा है, इसके बाद कोई और डेटा नहीं आएगा, हम सेशन को टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हर फ्लैग का अपना अपना काम होता है। तो ये 6 फ्लैग्स अपनी अपनी वैल्यू डिफाइन कर रहे होते हैं। चलो, तो पहला हाफ हुआ ये। फिर आया हमारा विंडो साइज। तो यहाँ पर अक्षर विंडो साइज वही है जो मैं बता रहा था, अब मैं 6 डेटा भेज सकता हूँ, वो 2 एक्सेप्ट कर सकता था, तो कितना अमाउंट का डेटा हमारा हम रिसीव कर पाएंगे, सेंड कर पाएंगे, वो विंडो साइज में हम आइडेंटिफाई करके भेजते हैं। तो वो यहीं पर आपकी वैल्यू ऐड होती है। फिर आया आपकी नेक्स्ट रो, दैट इज चेकसम। अब जहां पर भी आप चेकसम देख लो, बेसिकली यहाँ पर इस एक चीज ध्यान रखना आप, कहीं पर भी आप चेकसम देख लो, तो ये वैल्यू जो होती है सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है एरर्स को, कि आपके डेटा में एरर है या नहीं। एरर चेकिंग के लिए ही यूज होता है। जैसे कि जब हम डेटा भेज रहा, जब पीसी ए डेटा भेज रहा होगा, तो पूरे डेटा का हेडर प्लस जो डेटा है उन सबको मिला के एक वैल्यू कंप्यूट करेगा, किसी फॉर्मूले से एक वैल्यू कंप्यूट करेगा और उस वैल्यू को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देगा। अब ये डेटा उसी वैल्यू के साथ रिसीवर के पास पहुंचेगा, तो जब रिसीवर के पास पहुंचेगा तो क्या करेगा, रिसीवर भी पूरे डेटा की एक चेकसम वैल्यू निकालेगा सेम फॉर्मूले से। तो जो उसने वैल्यू निकाली और जो वैल्यू इस डेटा में रिसीव हुई अंदर आनी चाहिए थी वो सेम होगी, तो यानी डेटा में एरर नहीं है। अगर डिफरेंट होगी तो यानी डेटा में एरर है। तो चेकसम वैल्यू जस्ट आइडेंटिफाई योर एरर। कहीं पर भी आप चेकसम देख लो, आगे नेटवर्क लेयर में भी चेकसम आने वाला है, डेटा लिंक लेयर में भी चेकसम आने वाला है। हर लेयर में चेकिंग होती है एरर्स की। हर लेयर अपना अपना काम कर रही है और अपने ही लेयर का देख रही है, किसी और लेयर का कुछ काम नहीं देख रही। ठीक है, तो ये चेकसम सिर्फ ट्रांसपोर्ट लेयर के एरर्स ही फाइंड करेगा, क्या इसमें एरर था या नहीं। ये रहा अर्जेंट पॉइंटर। अब जो ये अर्जेंट पॉइंटर है दोस्तों, ये वैल्यू हमारी हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में कौन सा डेटा ज्यादा अर्जेंट है। फ्लैग से तो समझ में आ जाएगा हमारे, अगर हमारा अर्जेंट फ्लैग ऑन होगा कि डेटा अर्जेंट है। अब वो कितना अर्जेंट है कितना नहीं, वो अर्जेंट पॉइंटर की वैल्यू से ही आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जिसकी वैल्यू हाई होगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा डेटा। तो ये रहा आपके सामने टीसीपी का हेडर। जो आखिरी रो है दोस्तों, ये ऑप्शन फील्ड है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे। फिलहाल अभी आपको नहीं जानना कौन कौन से ऑप्शन, अभी के लिए नहीं जानना, बट आगे नेटवर्किंग में आपको जानना पड़ेगा। रिसर्च कर सकते हो, मुझसे पूछ भी सकते हो, बट अभी सीसीएनए के लिए आपको इतना काफी है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में दोस्तों जो आपकी मेन चीजें हैं, ये ऊपर की 5 लेयर, वो जो हमारी रो है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन तो जानी ही जानी है। जैसे मैंने आपको बताया था वो सब चीजें यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है, और आपको ये वैल्यू भी याद होनी चाहिए एज ए नेटवर्क इंजीनियर। आपको ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या क्या चीजें ऐड होती है वो पता होना चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट लेयर ही ऐसा लेयर है जहाँ पर आपको कौन भेज रहा है उसका पोर्ट नंबर, और कहाँ भेजना है उसका पोर्ट नंबर ऐड होता है, और भी साथ की एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो ये जो मैंने बताया, ये तो मैंने आपको अभी टीसीपी का हेडर बताया। ठीक है, कि टीसी अगर आप ट्रांसपोर्ट लेयर में दोस्तों डेटा टीसीपी के तरीके से चुनोगे तो इस तरीके से काम होगा, और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड होगी। अब मैं बस यूडीपी, अगर आपको टीसीपी समझ में आया तो यूडीपी देखते हैं क्या करने वाला है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट अपने अपनी काम करने के तरीके हैं। अब तो यूडीपी को देखते हैं फटाफट से। अक्षर, नींद तो नहीं आ रही पाजी? नो सर। चलो, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ये आपकी दूसरी प्रोटोकॉल है। ट्रांसपोर्ट लेयर की दो ही मेन थी, एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है अब अपनी? ट्रांसमिशन, कंट्रोल प्रोटोकॉल। बिल्कुल।
और यूडीपी की यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो अब मैं यूडीपी के बारे में बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों यूडीपी क्या है? भाई कोई थ्री वे हैंडशेक नहीं है, नो थ्री वे हैंडशेक। पहली बात तो ये। तो सेंडर और ये रहा रिसीवर। अब सेंडर को एक आदेश मिला रिसीवर के पास भेजना है, भाई धड़ाधड़ डेटा भेजने लग गया भाई, 12 के 12 पैकेट्स बिना पूछे कि भाई रिसीवर है या नहीं। उसको मतलब होता है मुझे आदेश मिल चुका है डेस्टिनेशन के पास डेटा भेजने का, तो वहां पर थ्री वे हैंडशेक बने या ना बने, मेरे को तो डेटा भेजना है, तो वो जितने भी डेटा पैकेट होंगे भेजने जाएगा। यहाँ पर से नो फ्लो कंट्रोल, फ्लो को भी कंट्रोल नहीं करता है भाई। इसकी कैपेबिलिटी भाई 6 पैकेट भेजने की थी, इसकी कैपेबिलिटी 2 पैकेट एक टाइम पे अभी करंटली इतनी थी। मतलब ही नहीं है भाई साहब, ये 6 के 6 पैकेट भेज देगा। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर नो एक्नॉलेजमेंट, 6 के 6 पैकेट भेज भी दिए, और जैसे कि यहाँ पर देखो टोटल तो 12 पैकेट से हमारे, एक बार में वो 6 भेज पाया। ठीक है। तो छह छह भेजे तो अगले 6 भी तुरंत भेज दिए, कोई एक्नॉलेजमेंट का वेट भी नहीं किया। इससे फर्क क्या होगा, जो आपका डेटा होगा वो जल्द से जल्द डेस्टिनेशन के पास पहुंच जाएगा। बट फर्क क्या होगा, कोई पैकेट इसमें मिस हो गया नहीं हुआ उसकी गारंटी नहीं होती। तो यहाँ पर नो डेटा रिलायबिलिटी। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेटा आपका फास्टली डिलीवर हो जाएगा, तो फास्टर देन टीसीपी। जैसे भी आप क्या कर रहे थे, अभी हम आप बीच में प्रॉब्लम, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आई तो आपने बताया कि सर आवाज कटी, कुछ भी हुआ, तो वो डेटा पैकेट वापस घूम के नहीं पहुंचा शायद आपके पास, वो जो मिस हो गया, जो करप्ट हो गया वो करप्ट हो गया, पर जल्द से जल्द पहुंचाने वाला काम होता है यूडीपी। तो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, काम सेम है, डेटा भेजना है, बट किस तरीके से भेजना है हर दोनों की अपनी अपनी अप्रोच है। ठीक है। अब मैं अगर आपको यूडीपी का हेडर दिखाऊं तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, फटाफट से देखो यहाँ पर टीसीपी का हेडर समझ में आया, तो यूडीपी का हेडर भी कुछ कठिन है ही नहीं। ये रहा आपके सामने, देखो। यूडीपी का हेडर। अब ऐसे नहीं कि वो चित्र लगे, ये दोनों चित्र सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो भाई कहाँ गया हमारा? तो डेटा जैसे ही हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे आया, अगर आपके डेटा के ऊपर एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है, यूडीपी का हेडर ऐड हो रहा है, तो क्या क्या हेडर में इंफॉर्मेशन ऐड होगी वो जानते हैं अब। ठीक है। कि डेटा आपके कंप्यूटर्स यूडीपी के तरीके से भेजना चाहते हैं। तो ये रहा वो एडिशनल इंफॉर्मेशन की पिटारा। ठीक है, क्या क्या है देखो, यहाँ पर कितनी रो है, एक रो, दो रो, और सीधा डेटा जो हमें भेजना था। ठीक है, जो चंक में टूट गया है। तो यहाँ पर देखो 2 रो है, हर दोनों रो में हमारे पास 0 से लेकर 31 तक हमारे पास बिटें अवेलेबल होती है, जो मैंने ऊपर बताया था। 32 बिटें होती है, बट हमारी 0 से शुरू होता है, इसलिए 31 तक लिख रहा हूँ। ठीक है। तो वही दो हाफ हो गया, पहला हाफ हो गया, ये दूसरा 16 बिटें हो गई। पहले हाफ में कौन भेज रहा है उसका पोर्ट नंबर, और कहाँ भेजना है उसका पोर्ट नंबर। तो ये लॉजिकल पोर्ट्स की बात हो रही है, 65,536 टोटल वेल नोन रजिस्टर, और रैंडम का, चाहे आप टीसीपी के तरीके से भेज लो या यूडीपी के तरीके से, पोर्ट नंबर तो बताने ही बताने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। कौन सी सर्विस के पास जाएंगे, पोर्ट नंबर को ये देख के ही पता चलेगा। ठीक है। फिर आपके पास आ रहा दोस्तों लेंथ आ रहा है, ये आपका हेडर लेंथ ही है, ये क्या आपका यहाँ पर हेडर लेंथ। तो जो आपका एडिशनल हेडर ऐड हो रहा है उसकी क्या वैल्यू है, हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो 16 बिटें होंगी सेकेंड रो में, और उसके बाद जो आपको जो ऐसे देखो, जो सेकेंड रो में आपको जो नेक्स्ट हाफ है चेकसम लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 16 बिटें होंगी। और मैंने अभी आपको 2 3 बार तो मैंने बोल ही दिया होगा, चेकसम जहां पर भी दिखे, तो चेकसम किस चीज के लिए होता है? एरर चेकिंग के लिए। इस वैल्यू को देख के आपके रिसीवर समझ पाएगा डेटा में एरर है या नहीं। और फिर ये रहा आपका डेटा एक्शन। ठीक है। तो ये आपके दो टीसीपी और यूडीपी के हेडर थे। तो यहाँ पर जब आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी, तो अभी तक तो हमारा यहाँ पर अक्षर ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर ही तय हो गया है। तो यहाँ पर जब आपने हेडर ऐड कर लिया, तो ये डेटा हमारे कहाँ मूव करेगा, नेक्स्ट लेयर के पास, दैट इज नेटवर्क लेयर दोस्तों।
तो नेटवर्क लेयर में मैंने आपको क्या बताया था, अब यहाँ पर देखना, ये जब जब आप, अगर आपका, मैं मानता हूँ यूडीपी का यहाँ पर हेडर ऐड हुआ था, क्योंकि हमने भी फ्रेश में अभी यूडीपी पढ़ा मानते, ठीक है। तो ये चीज हमारी अब बन गई है। अब ये जाके हमारी नेक्स्ट लेयर के पास जाएगी। ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपना काम किया, हेडर ऐड किया, किस तरीके से डेटा भेजना है। तो अब वो डेटा जब हमारे नेटवर्क लेयर के पास आएगा, तो नेटवर्क लेयर भी अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करता है, ठीक है, अपना हेडर ऐड करेगा। तो कल की क्लास में जानेंगे नेटवर्क लेयर क्या क्या चीजें ऐड करता है और क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंस है। अक्षत, आज के सेशन में कोई डाउट सर आपको? नो सर। ठीक है, चलो कल मिलते हैं सेम टाइम पे सेम जगह। थैंक यू सो मच फॉर सर अटेंडिंग। एक इश्यू सर, एक्चुअली जो पहले के रिकॉर्डेड लेक्चर्स है सर, उनको थोड़ा सा अपडेट करवा ओ अपलोड करवा दो। वो थोड़ा मैं अपडेट। एक बार ही बोलता हूँ सर को, तो वो करवा देंगे, ठीक है अक्षत। ओके। ओके। डन सर। थैंक चलो, यू। वेलकम।